चलिए जुड़ जाइए बच्चे, आप लोग, आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। जल्दी से जुड़िए आप लोग बच्चे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे जितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मैं हर क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको लाजवाब बताऊंगा। और हर टीचर के पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल होता है, तो किसी से तुलना मत कीजिए कि ये टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, वो टीचर ऐसा पढ़ाते हैं। आपकी सफलता बस इसी में है कि आप जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करें, और जब तक आप साथ साथ करेंगे नहीं तो कोई सफलता आपको दिला नहीं सकता है। बस मेरा यही आग्रह है आप सभी बच्चों से कि आप क्या कीजिए कि कॉपी कलम सामने रखिए और जो जो बात मेरे द्वारा बताया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। यकीन मानिए कि आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित होगी। चलिए हम पहले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं प्रश्न को क्या है, और बारीकी से देखते हैं बच्चे, है ना। बारीकी से देखेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है और कैसे प्रश्न का हल होता है। यह जरूरी है कि एग्जाम हॉल में आपको करना है प्रश्न, तो आपको हर प्रश्न का कंसेप्ट पता होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको एग्जाम हॉल में आपसे प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, एकदम याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात कर रहा है। यहां देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पर हम चर्चा कर रहे हैं, एकदम याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पर यहां चर्चा हो रहा है। बहुत अच्छा बात है बच्चे, है ना। यहां देखिए ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात हम कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब दूरी की बात करेंगे और कह रहा है कि दूरी जो उसके स्थान पर दो गुनी, है ना, ये दो गुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। यानी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वाज ट्वाइस द करंट डिस्टेंस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन टू द अर्थ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स सन के द्वारा लगाया जाए या अर्थ के द्वारा सन पर लगाया जाए, बोथ आर सेम। याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ये देखिए इधर से इधर लगेगा या इधर से इधर लगेगा, बोथ आर सेम। मैंने कई बार कहा है कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वह एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन और क्या हुआ, ये रिएक्शन पेयर होता है। यानी कंप्लीट ये थर्ड जो लॉ होता है न्यूटन का, उसको फॉलो करता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि इस प्रश्न को हल कैसे करें। तो आपको पता होगा कि ये मान लीजिए सन है और ये आपका अर्थ है, तो इसके बीच जो फोर्स लगता है वह क्या होता है, तो आपको मास का प्रोपोर्शनल होता है। मास का प्रोपोर्शनल होता है, एकदम याद रखना है इसको। और दूसरी बात क्या कि ये जो डिस्टेंस है उसका, ये जो इसके बीच का मान लेते हैं आर डिस्टेंस है, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो ठीक है आपको प्रश्न में लिया जा रहा है उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दूरी ली जा रही है तो दूरी पर चर्चा कीजिए, ये वाला, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले की चर्चा करेंगे। ये देखिए मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एफ आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, तो कांस्टेंट हो गया। एकदम देखिए मेरे तरीके से ही आपको बनानी है। क्या करेंगे, तो अब देखिए एफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होता जाएगा और ये कांस्टेंट होगा। अब आपको निकालना क्या है, तो ये F1 निकालना है, तो F1 इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या, R1 का स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये F तो F ही है। अब देखिए ये R भी अपनी जगह पर ही है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस जो है R, ठीक है, 1 जो है ये दो गुनी हो गया, यानी 2R हो गया। तो प्रॉब्लम बस यहीं पर है, इसको 2R कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। इसको काट दीजिए, तो बल पहले का क्या होगा, 1/4 हो जाता है। तो आंसर इसमें ढूंढेंगे कहां पर आंसर आपका है, तो 1/4, पहले का 1/4। तो अब जितना है उसका 2 गुना, ट्वाइस व्हाट इज नो, गलत बात है, 2 गुना नहीं होगा, 2F नहीं होगा, है ना। अब जितना है उसका 4 गुना, तो देखिए 4F नहीं होगा, है ना। अब जितना है उसका चौथा भाग, एकदम F/4 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है आप बच्चों को बताना है, क्या बताना है कि देखिए, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन का जैसे ही प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न का प्रकृति बदल जाता है, ठीक है। और 5 ऑप्शन का आएगा तो ये कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज हो जाता है।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 ऑप्शन का सवाल आप बना रहे हैं या 5 ऑप्शन का सवाल बना रहे हैं, तो ठीक है, उसी के अनुसार आपका आंसर होता है। आगे आपको बहुत सारा ऐसा मिलेगा जो क्वेश्चन देखेगा कि 4 ऑप्शन पर आंसर दूसरा होता है और 5 ऑप्शन पर आंसर दूसरा होगा। अभी देखिए हम बात करते हैं इस पर, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, यानी यहां देखिए कि ए बॉडी इज फ्लोटिंग इन ए फ्लूइड, द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड द फ्लूइड इज इक्वल। तो जब आपको ठीक है डेंसिटी दोनों का इक्वल होगा, तो मैंने कई बार बताया है कि यह डूब कर तैरेगा, याद रखना है इसको। दोनों का डेंसिटी बराबर है तो आपका जो बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी क्या हुआ, तो डूब कर तैरेगा, क्योंकि दोनों का बोथ हैविंग सेम डेंसिटी, यानी इसके अंदर डूब कर तैर रहा है और नीचे से इसके ऊपर क्या लग रहा है, तो ये लग रहा है उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स लग रहा है। ये मैंने बार बार आपको बताया है कि देखिए कि जैसे द्रव को बॉडी में द्रव में बॉडी को डालेंगे तो आपको अपने आप परपेंडिकुलरली लिक्विड के द्वारा एक फोर्स अप्लाइड होता है बॉडी पर, आपको उस फोर्स को आप बायंसी फोर्स या उत्प्लावन बल कहते हैं। देख लीजिए, मेरी बात समझिएगा अच्छे से, उत्प्लावन बल कहते हैं। चूंकि लिक्विड का जो डेंसिटी है और बॉडी का डेंसिटी है दोनों का सेम है ना, तो दोनों का जब सेम होगा यानी आपको डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो ये डूब कर तैरेगा। एकदम याद रखना है इसको, बराबर ये क्वेश्चन पूछता है, डूब कर तैरेगा। अगर ठीक है, डूब कर तैरेगा। अगर आपको पता है कि लिक्विड का डेंसिटी अगर बॉडी के डेंसिटी से क्या होता है, तो बच्चे ये ज्यादा होता है लिक्विड का डेंसिटी, तो वस्तु का कुछ भाग ऊपर रहकर तैरेगा, वस्तु का कुछ भाग ऊपर रहकर तैरेगा। वस्तु का एकदम ये भी ध्यान में रखना, वस्तु का कुछ भाग कहां, तो द्रव के ऊपर रहकर तैरेगा। बड़ा अच्छी बात है, द्रव के ऊपर रहकर तैरेगा। ये भी कंसेप्ट एकदम याद रखना है, द्रव के ऊपर रहकर तैरेगा, जैसे आपको जल में बर्फ तैरेगा। अब देखिए एक और कंसेप्ट है कि अगर बॉडी का डेंसिटी ज्यादा हो जाए, किससे, लिक्विड के डेंसिटी से, तो बॉडी क्या होगा, सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा। ये 3 कंसेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए, है ना, ये ध्यान में रखनी चाहिए। अब आते हैं प्रश्न पर। तो मैंने क्या कहा कि ये देखिए डूब कर तैर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बात करते हैं। तो अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए, यानी इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं, ये देखिए ये हमने एक प्रेशर यहां पर अप्लाइड किया, प्रेशर अप्लाइड किया इस बॉडी पर, है ना, बड़ी अच्छी बात है ना। कौन सा क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान में रखनी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अब क्या हुआ, जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि बॉडी नीचे की ओर मूव करेगा, यानी वस्तु नीचे की ओर जाएगा। कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, वस्तु नीचे की ओर जाएगा। और कृपया कमेंट जो करें वह एक दायरे में रहकर करें, अपने में बात ना करें, तब और मजा आएगा आपको। और देखिए कितनी अच्छे तरीके से आपको सफलता हासिल होगी। केवल कुछ सेट्स अच्छे से करिए, देखिए कितना मजा आएगा आपको। तो वस्तु नीचे की ओर जाएगा, तो अब जब नीचे की ओर जाएगा, ये कहां गया, वस्तु नीचे की ओर जाएगा। तो चूंकि लिक्विड का जो डेंसिटी है, बॉडी का डेंसिटी है, दोनों आपको क्या है, तो दोनों का जो डेंसिटी है वो क्या होगा, तो सेम है ना, ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए क्या उत्प्लावन बल ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो बायंसी फोर्स ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। तो जब ये नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, तो वस्तु आपको यहां पर जो है वर्टिकली अप और डाउन करने लगेगा। ध्यान में रखना, अप और डाउन करेगा। थोड़ी देर के लिए यह वस्तु क्या होगा, जैसे ही नीचे दबा के छोड़े तो यह अपने पहले पुरानी अवस्था में आएगा, और चूंकि बायंसी फोर्स सेम है, दोनों का डेंसिटी सेम है, तो यह अपने अवस्था में आने का प्रयास करेगा। चूंकि डेंसिटी के समान होने की वजह से यह थोड़ी देर के लिए आपको दोलन करने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये डेंसिटी दोनों का क्या है, सेम है। ध्यान में रखना है, डेंसिटी सेम होने की वजह से, डेंसिटी सेम होने की वजह से ये क्या हुआ, चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हैं उसकी वजह से यह ऊपर नीचे गति करने लगेगा, यानी वह दोलन करने लगेगा। याद रखना है, वह क्या करने लगेगा, इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। एकदम ध्यान में रखना है कि ये क्या करने लगेगा, तो दोलन करने लगेगा। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। वह डूब कर तली में जाएगा, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रेशर लगाया था और दबा करके छोड़ दिया है ना।
तो ध्यान में रखिएगा कभी भी सिंक नहीं करेगा, अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम है। तो ये क्या होगा, क्योंकि प्रेशर के प्रभाव के कारण यह ऊपर नीचे करने लगेगा। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर यह आपको कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, यानी ये ऑसिलेट करने लगेगा कुछ समय के लिए, है ना, तो दोलन करने लगेगा। तो ये ध्यान में रखना, कुछ समय के लिए यह दोलन करने लगता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं बच्चे, है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन इसमें नहीं अप्लाइड होगा, याद रखना है। ये ऊपर नीचे कुछ समय के लिए करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि दोनों की डेंसिटी सेम होने की वजह से यह ऊपर नीचे गति करने लगेगा, है ना। चलिए, अच्छी बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी कहता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। अब कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव, है ना, मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड। गैस जो है, गैस क्या होता है, तो गैस को अगर हल्का सा इसका टेम्परेचर रेज करेंगे, देखिए टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, तो जैसे टेम्परेचर रेज करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल्स, एकदम याद रखिएगा, गैस का मॉलिक्यूल्स जो है, अणु जो है, तीव्र गति से क्या करेगा, गति करने लगेगा, तीव्र गति से, है ना, गति करने लगता है। बहुत अच्छी बात है, गति करने लगता है, तो काफी तीव्र गति से गति करने लगता है। और इसमें क्या होता है, तो आयतनिक प्रसार होता है, याद रखना है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, आयतनिक प्रसार होगा, है ना, आयतनिक प्रसार, काफी तेज गति से ये मूव करेगा, क्योंकि आपको इसका अणु जो है वह टेम्परेचर के प्रति काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। और आपको पता भी होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो काफी तीव्र गति से मूव करने लगेगा और ऊपर की ओर आ जाएगा। और थर्मामीटर का क्या टेम्परेचर क्या होगा, काफी अधिक राइज कर जाएगा, है ना, काफी अधिक राइज कर जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रसार यानी सरलता से प्राप्त, द्रव से हल्की होती है, गलत बात है ना। मैंने क्या कहा कि प्रसार अधिक होता है, तो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है, यानी ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को फॉलो करेगा और काफी तेज गति से इसका क्या होगा, एक्सपेंशन होता है। दैट्स व्हाई ये क्या होगा, आपको तीव्र गति से फैल जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है, और बराबर आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन दो बातें यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको जान लेनी चाहिए। क्या जान लेनी चाहिए? गैस थर्मामीटर, ध्यान में रखना बच्चे, गैस थर्मामीटर जो है, गैस थर्मामीटर जनरली गैस थर्मामीटर कौन कौन सा यूज करते हैं, तो आपको एकदम ध्यान में रखना है बच्चे मेरे कि गैस थर्मामीटर जो आप यूज करते हैं 3 प्रकार का। पहला हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर, एकदम ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर। कहिए कि सर ये कितना टेम्परेचर मेजर करता है, तो ये जो टेम्परेचर मेजर करता है, एकदम याद रखना है कि ठीक है, नियत आयतन हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं, और यह -180 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान मापता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तापमान मापता है, ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम काफी तीव्र गति से इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा ये देखिए, हीलियम गैस थर्मामीटर, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है हीलियम गैस थर्मामीटर। कैसे, तो यह सबसे न्यूनतम तापमान मापता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस गैस थर्मामीटर द्वारा सबसे न्यूनतम ताप मापा जाता है, तो यह ध्यान में रखना है कि यह सबसे न्यूनतम तापमान मापता है, सबसे न्यूनतम तापमान मापता है ना, न्यूनतम तापमान मापता है। कितना मापता है भाई मेरे, तो एकदम ये भी ध्यान में रखना है कि यह जो है -269 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपको 500 डिग्री सेल्सियस तापमान मापता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे न्यूनतम तापमान अभी वर्तमान तक कितने डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जा चुका है, तो -269, है ना, ये -273.15 डिग्री सेल्सियस अभी तक अचीव नहीं हुआ प्रयोगशाला में। तो यह भी ध्यान में रखना है कि सबसे न्यूनतम तापमान पर कौन ले जाया जा सकता है, तो हीलियम गैस को आप ले जा सकते हैं। इसके द्वारा जो तापमान मापेंगे तो -269 डिग्री सेल्सियस मापेंगे। और तीसरा हो गया नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे,
ये याद रखना है। और इसके द्वारा जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो कितना, तो -196 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान मापते हैं। क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछेगा कि किस गैस थर्मामीटर द्वारा अधिकतम ताप मापा जाता है, तो अधिकतम ताप नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। तो गैस थर्मामीटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अपने में थोड़ा सा कम, ठीक है, लड़े और क्वेश्चन पर ध्यान दें। मैंने क्या कहा है कि सफलता की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है, ठीक है, निरंतर प्रयासरत रहना। और सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें, है ना, और कौन क्या करा रहा है, कैसे क्या करा रहा है, उस पर ध्यान देना नहीं है, कौन क्या बोल रहा है इस पर भी ध्यान नहीं देना है, आपको आपके प्रश्न पर ध्यान देना है। ये देखिए, बड़ी फोकस दूरी है ना, और बड़े द्वारक, एपर्चर ज्यादा है, यानी फोकस दूरी अधिक और एपर्चर अधिक है, एपर्चर भी अधिक है। और वाले अवतल दर्पण, ये कॉनकेव मिरर है का प्रयोग, ठीक, उपयोग किसमें किया जाता है, अच्छी बात है। ये देखिए, ये बड़ा सा, आप जाते होंगे ब्यूटी पार्लर में, आप जाते होंगे सलून में, तो क्या होता है कि आपको कुर्सी के सामने बिठा दिया जाता है और सामने मिरर लगा होता है जो कनकेव मिरर है। और ये देखिए, कुर्सी ये रखा होता है, और ये कुर्सी जो होता है यह फोकस और पोल के बीच होता है, फोकस और पोल के बीच होता है। आपने देखा होगा कि जब आप सलून जाते हैं, या ठीक है, बहुत ज्यादा है तो क्वेश्चन तो रहेगा ही बच्चे, क्वेश्चन का लेवल जब तक हाई नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा आपको करने में। तो करिए, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन का लेवल करेंगे उतना ही मजा आएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझिए अच्छे से। तो मैंने कहा कि जब आप जब आप सलून में जाएंगे, जब आप ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, तो वहां क्या होता है, तो आपके सामने में देखिएगा एक बड़ा सा दर्पण लगा होता है, और कुर्सी जो है वह पोल और फोकस के बीच होता है। यहां से चला लाइट रेज और वापस आपको कहां से गुजरा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते फोकस से गुजर गया। दूसरा जो लाइट रेज होता है वो कहां से गुजरता है, तो ये दूसरा गुजरता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और उसी से वापस भी लौट जाता है। इसको पीछे की ओर बढ़ाइए, ये देखिए ऐसे बढ़ा देते हैं, और ये देखिए इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बड़ा दिखता है, तो आपका चेहरा जो है काफी बड़ा दिखेगा। यानी कॉनकेव मिरर जिसका फोकस लेंथ, फोकल लेंथ और एपर्चर बड़ा होगा, उसका यूज डायरेक्टली आपको शेविंग मिरर में एक बार या ब्यूटी पार्लर में आपको किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें चेहरा बड़ा दिखता है, और ठीक है, आपको बराबर जो है वो बोलेगा कि देखिए आपका चेहरा कितना अच्छा हो गया। तो घर में आएगा तो घर में तो प्लेन मिरर का यूज करते हैं, है ना, तो वहां पर चेहरा छोटा हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसमें यूज होगा, तो दाढ़ी बनाने में, है ना। कार के हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, तो ये भी ध्यान में रखिए, पैराबोलिक कनकेव मिरर, एकदम याद रखिएगा, पैराबोलिक कनकेव मिरर यूज होता है। और यहां पर आपके इसका जो फोकस होता है वहां पर क्या लगा होता है, तो वहां बल्ब लगा होता है, और ये लाइट रेज को क्या करता है, ये देखिए यहां से चला और ये ठीक है आपको स्ट्रेट लाइन पर ला देता है। यानी ये क्या होगा, तो आपको स्ट्रेट लाइन पर ला देगा। यानी कनकेव पैराबोलिक कनकेव मिरर, पैराबोलिक कनकेव में परवलिक सम अवतल दर्पण का यूज किसमें करते हैं, तो पैराबोलिक कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ध्यान में रखना है, इसको यूज करेंगे किसमें, तो गाड़ी के हेडलाइट में, कारों के हेडलाइट में, ट्रेन के हेडलाइट में, हर जगह इसका यूज किया जाता है। तो रेलवे इंजनों में भी ठीक आपको पैराबोलिक कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, जो भी गाड़ी होगा उसके हेडलाइट में इसका यूज करते हैं। अब कॉनकेव मिरर का यूज किसमें करेंगे, कॉनकेव मिरर का याद रखना, ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण के उपयोग किसमें करेंगे, दर्पण के उपयोग। तो कुछ तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, कुछ हमको जानना है। यहां देखिए सर्च लाइट में आप यूज करते हैं। जैसे आप यूज करेंगे किसमें, तो सोलर कुकर में आप यूज करते हैं, सोलर कुकर में आप यूज करते हैं, है ना, ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, टॉर्च लाइट में आप इसका यूज करेंगे, टॉर्च लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। और आपको देखिएगा कि हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये देखिए टेलीस्कोप में जनरली टेलीस्कोप में यूज होता है कन्वेक्स लेंस का, लेकिन परावर्तक टेलीस्कोप में लाइट रेज को एक जगह करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। कभी कभी आपसे पूछेगा कि लाइट रेज को एक बिंदु पर लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लाइट रेज को
एक बिंदु पर यानी सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं, तो इसमें भी आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का ही यूज करेंगे, अवतल दर्पण का ही यूज करेंगे। बाकी तो आपको पता है शेविंग मिरर में, डॉक्टर्स मिरर में भी इसी का यूज करते हैं, डॉक्टर्स मिरर में भी यानी डॉक्टरी दर्पण में भी इसी का प्रयोग आप करते हैं। तो आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण 45 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है, ये देखिए ये लाइट रे चला, ये लाइट रे चला और क्या हुआ कि ये जैसे ही लाइट रेज इंटर किया तो आपको रिफ्रैक्ट हो गया कितने डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको क्या दिया हुआ 45 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं आई है, और म्यू क्या है, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है ना। चलिए अच्छी बात है। यहां तक हमने एक लाइन यहां पर पढ़ा कि यदि कोई प्रकाश की किरण 45 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है तो माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात करें। इफ ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है, आई निकालना है बच्चे, है ना, आई निकालना है, ध्यान में रखना है। तो म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप साइन आई निकाल लीजिए, साइन आई बराबर हो गया म्यू इंटू साइन आर। अब देखिए क्या है, लोचा क्या है, तो म्यू का वैल्यू है 2, है ना, और आपको साइन आर का मान है 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री। अच्छी बात है ना। अब क्या करेंगे, तो यहां देख लीजिए कि इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब क्या किए, ऊपर √2 गुना कर दिए, नीचे भी √2 गुना कर दिए, तो ये 2 कट गया, तो क्या बचा, √2 बचा। तो आई का वैल्यू कितना होगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा, याद रखना है कि आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, √2, साइन इनवर्स √2। क्या जी इसमें कहीं भी है, केवल √2 है, √2 नहीं होगा, साइन इनवर्स √2 होना चाहिए, ठीक है, √3/2 नहीं है, ये क्या है आपको √3 नहीं है। तो क्या कहीं भी आपको आई बराबर साइन इनवर्स √2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से याद रखनी है ना। ए सही है, कैसे सही है सान्या प्रवीण जी, कैसे सही हो जाएगा, नहीं होगा। हमको कह रहा यहां अगर बोलता कि वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए, यहां अगर बोलता साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए, तब आपको √2 मार सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, डायरेक्ट बोल रहा आपतन कोण का मान होगा। तो यही आपको मैंने क्या कहा कि यही आपको लोचा होता है 5 ऑप्शन के प्रश्न में, तो ध्यान में रखना है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर बात कीजिए। कह रहा पीला है ना, पीला येलो कलर है, येलो, और ये बैगनी वायलेट कलर, नीला तथा लाल। बहुत बार हम लोगों ने इसी सेशन में पढ़ा है कि ये देखिए ये प्रिज्म है और प्रिज्म से लाइट रेज को गुजार दीजिए, तो ये लाइट रेज क्या होगा, तो सबसे नीचे वायलेट और सबसे ऊपर रेड कलर आएगा बच्चे, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि वायलेट और रेड कलर आ रहा है। और यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है, कारण किस रंग का तरंगदैर्घ्य महत्तम होगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य महत्तम होगा। यहां रंग की बात कर रहा है ना, रंग की बात कर रहा है, तो यह ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, एकदम याद रखिएगा, बराबर मैंने कहा है कि ये देखिए ये वायलेट है और ये आई है, BGYOR है ना, ये हो गया 390 नैनोमीटर, किसका, तो वायलेट का। और रेड का जो होता है ये होता है 780 नैनोमीटर। और बराबर मैंने आपको कहा है कि देखिए ग्रीन का जो होता है ना लगभग 550 नैनोमीटर होता है, ये बराबर आपको मैं बताता रहा हूं। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो रेड का होगा, है ना, रेड का होगा। और प्रिज्म में भी मैं बता रहा था कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका याद रखना है, उसका वर्ण विक्षेपण यानी डेविएशन उतना ही कम होगा, ठीक है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। आसान प्रश्न है, चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे मेरे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा मेन स्विच, देखिए कितना अच्छा सवाल है, और अगर आपको सही अर्थ में नहीं पता है तो गड़बड़ करना तय है। ये देखिए, ये आपने देखा होगा कि आपका घर जहां है वहां पर, ठीक है, 3-4 तार आता है,
इसको बोलते हैं सर्विस लाइन। ये देखिए यहाँ पोल है, यहाँ पर मान लेते हैं पोल है, ये पोल है, पोल में 3-4 तार है, इसको बोलते हैं सर्विस लाइन। ध्यान देना है, बहुत अच्छी बातें मैं बता रहा हूँ और आपको याद रखना है इसको। ये सर्विस लाइन है और यहाँ से पोल से तार आपके घर में प्रवेश किया, तो जैसे ही तार आता है तो ये कहाँ चला जाता है, तो ये चला जाता है आपको इलेक्ट्रिक मीटर में। याद रखना है, इलेक्ट्रिक मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर में चला जाता है। याद रखिएगा इसको, इलेक्ट्रिक मीटर में जाता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले जैसे ही इंटर किया सर्विस लाइन से इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले जाता है इलेक्ट्रिक मीटर में, एकदम याद रखना है। अब किस में जाएगा, तो अब जाता है मेन, ठीक है, याद रखना है मेन स्विच में, मेन, ठीक है, मेन इसमें किसमें, फ्यूज में जाएगा, मेन फ्यूज में जाता है, ध्यान में रखना है। अब ये मेन फ्यूज में चला गया, है ना, तुरंत प्रवेश किया किसमें, मेन फ्यूज में। अब यहां मेन फ्यूज से आपको अब किस में जाएगा, तो मेन फ्यूज से जाएगा मेन स्विच में, है ना, मेन स्विच में जाता है ना, जिसको आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं और आपको इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देते हैं, कंप्लीटली आपको इधर जो सर्किट है इसमें, ठीक है, जाने नहीं देते हैं। मेन स्विच से, ध्यान में रखना है, मेन स्विच से ये गया आपको किसमें, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, पूरा बनाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। एनसीईआरटी ने इसको पूरे अच्छे तरीके से समझाया है। कहां प्रवेश किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। यहीं पर आपको एमसीबी, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा होता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपको, ठीक है, आपके क्या किस में जाएगा, तो पूरे घर में ये वितरित हो जाता है, पूरे घर में, है ना, ध्यान में रखना है, पूरे घर में वितरित, है ना, पूरे घर में वितरित हो गया, ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये आपको मैंने पूरा सर्किट बताया है कि किस तरह से सर्विस लाइन से आपके घर में क्या प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवेश करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेन स्विच, है ना, मेन स्विच से निकलने वाले तारों का जोड़ा, तारों को जोड़ा जाता है मेन फ्यूज में, नहीं, मेन फ्यूज पहले ही है, मेन स्विच से पहले ही मेन फ्यूज है, वाट घंटा मीटर में, है ना। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक मीटर को ही वाट घंटा मीटर कहते हैं और इसी से विद्युत धारा को मापा जाता है किलो वॉट आवर में, है ना। इसी को बोलते हैं 1 किलो वॉट आवर को ही 1 यूनिट कहा जाता है और 1 यूनिट को 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है ना। अच्छी बात है। टैक्टिफुली, युक्ति से, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, हाँ, ये भी गलत है। ये देखिए ये सब गलत हो गया। क्या होगा कि मेन स्विच से कहाँ जाना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में या एमसीबी में जाता, उसके बाद पूरे घर में वितरित होता। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है ना, याद रखना है ना, किस में जाएगा, तो ई नंबर। हम टैक्टिफुली, कुछ हमको पता नहीं है, युक्ति हमको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पता नहीं। अगर युक्ति हिंदी मान भी लेते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन मारिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या एमसीबी ढूंढना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है यदि धारावाही परिनालिका, परिनालिका मतलब क्या होता है, सोलेनोइड। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा देखेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि यदि धारावाही परिनालिका, यानी ठीक है, आपको सोलेनोइड खोजिए, कहां पर सोलेनोइड है, ठीक है। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, है ना, सोलेनोइड, याद रखिए, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। अब क्या कह रहा है कि सोलेनोइड में अगर धारा, ये प्रेम से देखिए इसको, सोलेनोइड में अगर धारा, ठीक है, किधर की ओर, ये देखिए ये घड़ी का सुई है, घड़ी के सुई के दिशा में, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। ये देखिए आपका घड़ी इसी तरह से घूमता है ना, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तो वह जो पोल होगा, जो देखेंगे हम उस पोल को, वह क्या कहलाएगा, तो ये वह साउथ पोल कहलाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि सोलेनोइड को एकदम याद रखिएगा, सोलेनोइड को देखने पर, हाँ, सोलेनोइड के किनारे को देखने पर, किनारे पर देखने पर, है ना, किनारे पर देखने पर एकदम याद रखिएगा, देखने पर, ठीक है, क्या होगा कि धारा, है ना, धारा किधर, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, है ना, दक्षिणावर्त, या इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, 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 ठीक है, दिखता है ना, धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित होता दिखता है ना, एकदम याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रवाहित होता दिखता है, दक्षिणावर्त प्रवाहित होता दिखता है, बहुत अच्छी बात है, प्रवाहित होता दिखता है। देखिए कितना अच्छा बात है, दिखता है। तो क्या होगा, तो ये जो होगा आपको साउथ पोल होगा।
साउथ पोल होगा, एकदम याद रखिएगा। और अगर धारा क्या होगा तो आपको वामवर्त दिखेगा, वामवर्त, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामवर्त दिखेगा, वामवर्त दिखेगा, एकदम ध्यान में रखना है, दिखेगा तो क्या होगा आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब प्रश्न पर आते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि धारावाही परिनलिका के सिरे को सामने से देखने पर तार में धारा की दिशा क्या है, दक्षिणावर्त। पहले ही कहा दो दो मिला लेना है, यानी ठीक है ये साउथ पोल होगा। अगर वामवर्त होता तो क्या होता, तो ठीक है आपको ये डायरेक्शन अगर वामवर्त होता तब क्या होता, तो ध्यान में रखना है, तब नॉर्थ पोल होता। तो ये कंसेप्ट याद रखनी है आपको। क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी ध्रुव या द साउथ पोल इज फॉर्म्ड, तो ये क्या होगा, तो साउथ पोल हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है, केवल ध्यान में आपको कंसेप्ट याद रखना है। अब सोलेनॉइड किसको कहते हैं, तो ये देखिए ये कुंडली है ना, ये क्वाइल है, क्वाइल है, क्वाइल में एक मोटा सा क्या डाल दिए, तो मोटा सा डाल दिए क्या, तो आपको छड़ डाली, छड़ का टुकड़ा डाल दिए, तो ये क्या बनाता है, तो यही क्वाइल आपको सोलेनॉइड में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा। चलिए ये मुड़ा हुआ तार, मुड़ा हुआ जो कुंडली होता है उसे ही सोलेनॉइड कहते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। करा यदि साबुन, ये मैंने बताया भी है, पिछले क्लास में बताया भी है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुले, ये मैंने कहा है कि देखिए साबुन का जो बुलबुला होता है उसका इंटरनल प्रेशर आपने पढ़ा होगा अगर, तो इंटरनल प्रेशर मान लेते हैं पीआई, और इसमें 4 डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो पीआई माइनस पी नॉट बराबर होता है 4s/r। और जब आप फूकेंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, नली के द्वारा एक दूसरे को संपर्क में लाएंगे, यानी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर थ्रू ए ट्यूब के द्वारा इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे। ये देखिए छोटा सा बुलबुला है ना, तो जैसे ही लाएंगे तो आपको पता है कि इससे ये क्या करेगा, तो ये अपना सरफेस टेंशन बढ़ाने का काम करेगा, जिससे इसकी त्रिज्या कम होगी, है ना, त्रिज्या कम हो जाएगी, जिससे इसका कुछ भाग जो है ये बड़े वाले में जाके मिल जाएगा, जिसके कारण छोटा वाला जो बुलबुला है इसका आकार छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, और बड़े वाले बुलबुला का आकार और बड़ा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट याद रखना है। क्या मैंने कहा कि देखिए, ठीक है, आपको साबुन के बुलबुले में जो इंटरनल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है किससे, आउटर प्रेशर से, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है पीआई माइनस पी नॉट बराबर 4s/r, जहां s क्या है, तो s आपका पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। r क्या है, तो बूंद की त्रिज्या है, बूंद की त्रिज्या है। मैंने क्या कहा कि जैसे ही ठीक है बूंद आपको ट्यूब के द्वारा उसको क्या करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे, तो छोटे वाले बुलबुले ने अपना क्या करना है, पृष्ठ तनाव बढ़ाएगा, जिससे उसकी त्रिज्या कम होगी, और यह जो त्रिज्या कम होगी कुछ बूंदें आपको छोटे वाले से बड़े वाले बूंद में चला जाएगा, जिसकी वजह से है ना आपको ठीक है छोटे वाले बूंद का आकार छोटा और बड़े वाले का और बड़ा हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में कहां पर यह आंसर है, कह रहा है कि दोनों बुलबुले का आकार नहीं बच्चे, छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ये मैंने 2 बार आपको बता दिया प्रश्न को, तो इसको नोट डाउन कर लेना है। कभी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको जवाब देना है। बच्चे याद रखना है यहां पर क्या मैं कह रहा हूं कि बुलबुले में आंतरिक दाब का मान ज्यादा होता है, बाह्य दाब का मान कम होता है। ये भी प्रश्न आपको पूछता है, बुलबुले में आपको जो इंटरनल प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर होता है ये कितना होता है, तो 4s/r होता है, जहां s क्या है, तो सरफेस टेंशन है, r क्या है, तो रेडियस ऑफ द बबल है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। शरीर की सतह से स्वेदन, ये देखिए पसीना बहना, यानी द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी सरफेस। अच्छा, पसीना जैसे ही बहेगा तो आपको पता है कि यह इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण के कारण यह बहेगा। एकदम ध्यान में रखना, बड़ा अच्छी बात है। देखिए सानिया प्रवीण जी या जो भी बच्चे हैं, ठीक है, मैं ये गारंटी आपको लेता हूं कि इससे कमजोर प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि ये 4.0 है ना, इसमें आपका जो लेवल है वो ज्यादा ही रहेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, इससे भी ज्यादा लेवल होगा क्वेश्चन का, ठीक है, लेवल ज्यादा नहीं बड़ा होगा, है ना। कहना क्या है मेरा
कि लेवल तो यह इसी के आसपास रहेगा, लेकिन एक काम जरूर होगा। क्या काम होगा कि आपका जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, उसमें ऑप्शन ऐसा उलझाएगा। अभी भी सुन लीजिए मेरी बात को, यही काम हुआ था 3.0 में भी, ठीक है। 3.0 का जो कैंसिल हुआ था उसमें भी यही काम हुआ था। तो आपका जो ये 4 ऑप्शन रखेगा, इसी में हेरा फेरी करेगा, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंक्रीज लेवल नहीं करेगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा इतना ज्यादा कि आप गलत करके आएंगे। इसीलिए आपको यहां खूब अच्छे से देखना चाहिए और आपको नोट डाउन करना चाहिए कि सर लोग क्या बता रहे हैं, चाहे कोई भी सर हो। यहां देखिए, शरीर की सतह से स्वेदन ये किसकी वजह से होगा? वाष्पीकरण की वजह से। और वाष्पीकरण किसके कारण तेज होता है? तो वाष्पीकरण की दर, याद रखिएगा, की दर कब अधिक होगा? तो दर अधिक होगा, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, दर अधिक होगा। कब अधिक होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। पहली बात, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाएगी। और नमी मतलब आर्द्रता जितना कम होगा आपको वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। यही ध्यान में रखना है कि प्रस्वेदन में, यानी पसीना बहना और फिर जाकर के उसका वाष्पीकरण होना, आपको ठंड लगना, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो टेम्परेचर अधिक हो। दूसरी बात क्या कि आपको वातावरण का नमी कम हो, तभी जाकर के आपका पसीना क्या होगा? तीव्र गति से वायुमंडल में जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। केवल वातावरण के ताप पर, सही बात है। केवल वातावरण की नमी पर, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए कैसे कंफ्यूज होइएगा आप लोग। उपर्युक्त में से एक से अधिक भी है ना, एक से अधिक भी है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है जहां पर उपर्युक्त में से एक से अधिक भी ऑप्शन पकड़े में आए, तब क्या करना है? तब तो डायरेक्ट आपको चूज करना है, ठीक है। आपको बीपीएससी ने ये डायरेक्ट चूज किया है, किसको? तो ए और बी दोनों को। ऐसा भी प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है ना। तो ध्यान में रखना है कि आंसर आप ए और बी मारिएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं मारिएगा। अगर डायरेक्ट आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है तो वही ऑप्शन आपको सही करना है। तो ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बारिश की 2 बूंदें, है ना, मैं बराबर आपको बताता रहता हूं। देखिए क्या है कंसेप्ट, यहां पर क्या कंसेप्ट कह रहा है ना बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं खुशबू कुमारी जी। लेवल बहुत ज्यादा रहने वाला है, इसलिए ठीक है, कट ऑफ समझ में। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं और आपको एकदम उसी एग्जाम्पल के इर्द गिर्द रहना है कि आपको बार बार मैं कह रहा हूं, शुरू फर्स्ट डे से, जब से मैंने इस टेस्ट को लेना शुरू किया है, कि बच्चे आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। कंसेप्ट अगर अच्छा है तो कितना टफ क्वेश्चन पूछेगा या कितना भी लो डाउन क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे इस प्रश्न पर बात करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। कह रहा है कि बारिश की 2 बूंदें नीचे की ओर गिरती है जिनकी समान त्रिज्या है और आर एवं सीमांत वेग भी है। ये मिलकर एक आर त्रिज्या की बड़ी बूंदें बनाती है। तब इसका सीमांत वेग क्या होगा? बराबर मैं आपको बोलता हूं, ध्यान देना है। सीमांत वेग किसको कहते हैं? देखिए मेरी बात अच्छे से समझिए। ये देखिए, ये क्या है? ये बर्तन है ना, ये बर्तन है। देखिए आराम से देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको। ये बर्तन है और यहां पर एक वस्तु को आपने इस द्रव में डाल दिया या तरल में डाल दिया, तो ये वस्तु क्या होगा? पहले काफी तेज गति से नीचे आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद यह एक नियत वेग धारण करता है जिसको आप सीमांत वेग कहते हैं। मेरी बात एकदम समझिएगा, सीमांत वेग कहते हैं। बिना कंसेप्ट के मैं कोई क्वेश्चन बताता नहीं हूं, तो आपको एकदम याद रखना है। क्या मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर किसी द्रव में किसी वस्तु को आप डालते हैं तो पहले द्रव काफी तीव्र गति से, लेकिन तरल के परतों के घर्षण के कारण, यानी ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड, वो क्या होगा कि नियत वेग धारण करता है, जिसे सीमांत वेग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्षा की बूंद किस वेग से नीचे आएगा, तो वर्षा की बूंद आएगा बच्चे मेरे सीमांत वेग से नीचे आता है। वर्षा की बूंद सीमांत वेग से। पूछेगा पैराशूट किस वेग से नीचे गिरता है, तो पैराशूट जो है आपको सीमांत वेग से नीचे गिरेगा। और सीमांत वेग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था स्टोक्स ने। ध्यान में रखना है, स्टोक्स ने सबसे पहले सीमांत वेग के बारे में बताया था। स्टोक्स ने सीमांत वेग की गणना की थी। ध्यान में रखिएगा इसको, सीमांत वेग की गणना की थी। बहुत अच्छी बात है, गणना की थी किसने? तो आपको स्टोक्स ने किया था। क्या किया था? तो ये देखिए VT बराबर उन्होंने कहा था, देखिए 2/9 R² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा होता है। ये देखिए, बोलेगी सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है। हाँ, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। यहां देखिए R क्या हुआ? तो वस्तु की त्रिज्या, R वस्तु की त्रिज्या।
और कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये यूपीएससी में भी पूछा है, बीपीएससी में भी कई बार पूछा है, तो आपको देखना चाहिए। तो रो जो है ये क्या हुआ, तो आपको बूंद का घनत्व है ना, जो भी बूंद है बूंद का घनत्व। सिग्मा क्या हुआ, तो ये हुआ आपको तरल का घनत्व, जिस तरल में वो गमन कर रहा है तरल का घनत्व हो गया। और ठीक है आपको जी, ये जी है, जी तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। ईटा क्या है, ईटा है श्यानता गुणांक है। अब देखिए अगर ये प्रश्न अगर समझ गए तो आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्षा की बूंद किस वेग से पृथ्वी पर गिरता है, तो आपको सीमांत वेग से गिरता है। पैराशूट किस वेग से ठीक है आपको गमन करता है, तो सीमांत वेग से गमन करता है। सीमांत वेग का कैलकुलेशन किसने किया था, तो स्टोक्स ने किया था। सीमांत वेग क्या होता है, तो vt बराबर, अब इतना नहीं करना है, अब डायरेक्ट याद रखना है। v मान लेते हैं ये v है, v प्रोपोर्शनल टू ये r स्क्वायर हो गया, त्रिज्या हो गया, है ना। यहां से निकाल लिए कि देखिए सीमांत वेग जो है बूंद की त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती होता है। अब देखिए अब प्रश्न पर आते हैं, यहां देखिए प्रश्न पर आते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है कि मैंने कहा कि सीमांत वेग जो है यह त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती होता है। अब लेते हैं बड़ा बूंद, पहले लेते हैं छोटा बूंद लीजिए, छोटा बूंद लेते हैं, छोटा बूंद। तो छोटा बूंद के लिए त्रिज्या r ही रखते हैं, छोटा वाला r रखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और इसको तोड़ लेते हैं, v बराबर k r स्क्वायर। मान लेते हैं k कोई कांस्टेंट है, एक नंबर। अब देखिए बड़ा बूंद के लिए निकालते हैं। बड़ा बूंद के लिए देखिए कितना आसान है, बड़ा बूंद के लिए निकाल लीजिए, ठीक है। बड़ा बूंद के लिए कैसे करेंगे, तो v प्रोपोर्शनल टू, फिर हो गया ये v1 नया सीमांत वेग हो गया r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ त्रिज्या बड़ा है। ये देखिए बड़ा और छोटा त्रिज्या में किया है, यहाँ देखिए ये बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या की बात कर रहा है, ये छोटा त्रिज्या, इसीलिए ऐसा मैंने किया। तो v1 बराबर फिर कांस्टेंट हो गया k r स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों को बटा कर देते हैं, यानी v1 बटे v इज इक्वल टू k, देखिए कट गया, क्या बचा, तो r स्क्वायर अपॉन क्या r स्क्वायर। अब इधर से लीजिए v1 नया सीमांत वेग, बड़ा बूंद का सीमांत वेग बराबर क्या हुआ, तो ये v इधर गुना हो गया, v इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या r स्क्वायर। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। देखिए आसानी से बन गया v इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या r स्क्वायर। तो बच्चे मेरे अगर कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो फिर तो आप क्या कीजिए, परेशान हो जाएगा एग्जाम हॉल में। तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सर ने कैसे बनाया है। बनाना तो आसान है ही, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए यही प्रश्न है, ठोस क्रिस्टलीय है ना, अक्रिस्टलीय कह रहा है, नॉन क्रिस्टलाइन या अमorphous सॉलिड की बात कह रहा है। सॉलिड कितने प्रकार के, तो सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। सॉलिड कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के। पहला होता है क्रिस्टलाइन, है ना, क्रिस्टलाइन। बोले कि सर ये क्रिस्टलाइन क्या होता है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, निश्चित संरचना होगा। ध्यान में रखना है क्या होगा इसका, तो निश्चित संरचना, यानी ऐसा ठोस जिसका सर्टेन स्ट्रक्चर हो, निश्चित संरचना हो, ऐसे ठोस को आप क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। देखिए हीरा का संरचना कैसा होगा, तो चतुष्फलकीय, आपको कई बार आपने पढ़ा होगा, इसका संरचना टेट्राहाइड्रल होता है, बड़ी अच्छी बात है। इसका नमक का संरचना, ये देखिए सॉल्ट है, NaCl है नमक, और इसका संरचना होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। याद रखना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इसकी संरचना होती है। और दूसरा ठोस है एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। तो क्या इसको बोल रहे हैं, अक्रिस्टलीय, इसकी निश्चित संरचना नहीं होती है। ध्यान में रखना है कि ऐसा ठोस जिसका निश्चित संरचना नहीं होगा, निश्चित संरचना नहीं होता है ना, संरचना नहीं होता है। जैसे आप लीजिए कांच, है ना, नहीं होता है, यह है ना ये कांच क्या होता है, तो कांच आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, कई बार मैंने पढ़ाया है, अति शीतित द्रव है, अति शीतित द्रव होता है कांच। और कांच को आप और क्या कहते हैं, ध्यान में रखना है कि कांच को और आप क्या कहेंगे, तो चलिए, तो और क्या कहते हैं, अति शीतित द्रव कहते हैं, याद रखना है। और ये होता क्या है, तो ये होता है सोडियम कैल्शियम सिलिकेट, Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2। ये देखिए कांच का क्या है सूत्र है बच्चे, है ना, Na2O CaO इंटू 6SiO2, ये कांच है ना। रबड़ भी आपको क्या होता है, तो एमोर्फस सॉलिड होता है ना, रबड़ हो गया। तो ये क्या है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जिसकी निश्चित संरचना होगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और जिसकी निश्चित संरचना नहीं होती है वो क्या होगा, तो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। बड़ा अच्छा बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
एक खाली एवं बंद पात्र में, यह भी कई बार ठीक है क्वेश्चन आ चुका है, एक खाली एवं बंद पात्र में एक समान दर से वाष्प को प्रवेश कराया जाता है, पात्र में दाब क्या होगा। तो एकदम खाली है बर्तन, क्या है, पूरा खाली है, पूरा खाली बर्तन है, और इस बर्तन में आप क्या किए, प्रेशर को बोलते हैं, यहां पर आपने क्या किया, तो बच्चे समान दर पर वाष्प को प्रवेश कराते हैं। वेपर इज इंट्रोड्यूस इन एन एम्प्टी एंड क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड है, ये बंद है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो कह रहा है कि समान दर से प्रवेश कराया जाता है। तो प्रवेश कराएंगे तो जैसे ही आपको समान दर से इसमें प्रवेश कराएंगे तो आपको पता है कि वेपर क्या करेगा, क्रिएट करेगा प्रेशर, और लगातार ये इसका रेट बढ़ रहा है। किसका, वेपर का जो रेट है वह क्या होगा, लगातार बढ़ रहा है। तो आपको प्रेशर भी क्या होगा, इस बर्तन में लगातार बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा, तो आपको दाब जो है ये लगातार बढ़ेगा, है ना। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये सैचुरेशन पर ना पहुंच जाए। सैचुरेशन पर जैसे पहुंचेगा, ठीक है, तो आपको ये प्रेशर घट जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोल ही नहीं रहा है। एक खाली एवं बंद पात्र में एक समान दर से वाष्प को वो आपको प्रवेश कराया ही जाता है बच्चे, लगातार प्रवेश कराया जाता है। सैचुरेशन पर अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है, वेपर, और उसमें ज्यादा अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा प्रश्न में कुछ कह नहीं रहा है। तो पात्र में दाब क्या होगा, तो लगातार बढ़ता है ना। अगर ये बोलता कि सैचुरेशन के बाद बंद कर देते हैं तब क्या होता है, तब आपको पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऐसा होता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वेपर इज इंट्रोड्यूस इन एन एम्प्टी एंड क्लोज वेसल एट ए यूनिफॉर्म रेट, लगातार इसमें यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है, प्रवेश कराया ही जा रहा है। कब घटेगा, जब सैचुरेशन पर हम क्या करेंगे कि बाहर से वेपर देना बंद कर देंगे, तब आपको घटेगा। ऐसा प्रश्न में कहीं कुछ कह नहीं रहा है, इसीलिए लगातार बढ़ेगा, है ना। ये ध्यान में रखनी है बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए, कौन सा उभय अपघटन नहीं है ना। ये देखिए उभय अपघटन नहीं है, यानी उभय अपघटन मतलब क्या हुआ कि, ठीक है, बाय कंपोजिशन तो होता नहीं है, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन होता है। डबल डिकम्पोजिशन इंग्लिश होता है इसका, है ना। दो बार डिकम्पोजिशन, है ना, दो बार आपको क्या होगा, विघटन होगा। दो बार आयनों का क्या होगा, तो आपको, ठीक है, विस्थापन होगा। ध्यान में रखिएगा, उभय अपघटन का मतलब हुआ कि आपको ये अपघटित हो गया और दो आयनों में, ये देखिए, ये दो आयनों में टूट गया, Ag+ और NO3- में टूट गया, और ये देखिए Na+ और क्या हुआ, Cl- में टूट गया। अब ये ट्रांसफर होगा इधर से उधर, तब जाके AgCl और NaNO3 का निर्माण होगा। NH4Cl, ये देखिए अमोनियम क्लोराइड है, और आपको पता होगा कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है इसको आप क्या कहते हैं, तो नौसादर भी कहते हैं, और इसका ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, यानी इसका क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन, यानी ये डायरेक्ट जो है आपको हीट को गेन करके डायरेक्ट ये गैस में चेंज हो सकता है। यहां देखिए अमोनियम क्लोराइड दो भाग में टूट गया, यहां दो बार आयनों का विस्थापन नहीं हो रहा है, इसीलिए डबल डिकम्पोजिशन नहीं है। लेकिन इसमें देखिए फिर ये Ba2+ और क्या हुआ, Cl- में 2Cl- में टूट गया, और ये भी Na2, याद रखना 2Na+ और SO4 में टूट गया। तो इस तरह से दो बार आयनों का यहां पर विस्थापन हो रहा है। ये बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, यानी दो बार आयनों का विस्थापन हुआ। किसमें दो बार आयनों का विस्थापन नहीं होगा, तो आपको बी में नहीं होगा। याद रखना है कि डबल डिकम्पोजिशन में आयन आपको एक दूसरे की ओर परिवर्तित होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। आंसर क्या होगा, तो आंसर आपको बी नंबर होगा। अगली बात करते हैं, क्योंकि यहां बोल रहा है नहीं है ना। अगर है बोलता तब क्या करते कि आपको ए और सी दोनों करते और आंसर हो जाता डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच, देखिए अच्छी बात है बच्चे, अंडे के पिसे हुए कवच। अच्छा, अंडा जो होता है यानी एग जो है आपका, क्रस्ड एग जो है, ये किसका बना होता है, तो ये एक क्रस्ड एग बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का। और क्या कह रहा है कि कवच से अभिक्रिया करके एक गैस, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट भी लवण है और NaCl भी लवण है, अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी लवण है और LiCl भी लवण है, ये भी अभिक्रिया नहीं करेगा, ये अम्ल है। और देखिए अम्ल कैसे अभिक्रिया करेगा, ये HCl से अभिक्रिया कर लिया, 2HCl कर लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये बन गया CaCl2+, है ना, H2O + CO2, और ये जब आपको चूना जल में प्रवेश करेगा, चूना जल, है ना, चूना जल हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पुनः ये क्या बना लेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश किया है तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, और यह क्या होगा, तो उजला हो जाएगा। याद रखना दूधिया रंग इसका हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से चूना जल जो है, लाइम वाटर जो है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो दूधिया हो जाता है, यानी
ये ध्यान में रखनी है। तो प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। कौन गैस? CO2, जो चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया बना देता है। तो दूधिया बनाएगा कब? जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा HCl। यही अम्ल है और यही अभिक्रिया करेगा, जैसा कि मैंने आपको वहां पर ठीक है रिएक्शन करके भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिल्की व्हाइट हो जाता है। चलिए, हरेंद्र कुमार जी, भूख लग गई है तो इसके लिए भोजन है ना, और भोजन क्यों लगता है ये आप बताएंगे। ठीक है, किसकी वजह से भूख लगता है बताएंगे, किस हार्मोन की वजह से भूख लगता है। कल के एक दिन आपको समय देते हैं, कल के क्लास में आप बताइएगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है ना। कल भी यह प्रश्न था शायद। ठीक है, ए मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। यहां देखिए धातु कौन है ना, धातु कौन है? सिलिकॉन धातु है? नहीं, सिलिकॉन क्या होता है? क्या है? उपधातु है। उपधातु होता है, धातु नहीं है ना। ये देखिए कार्बन, कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु होता है। कौन धातु है? तो कैल्शियम है। तो ये तो ऐसे ही मार दीजिएगा आप आंसर, है ना। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक, अब देखिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है ना। CaO ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? CaO यानी 2 ले लीजिए, 2CaO बना लिया। यह यौगिक जल में विलय हो सकता है, एकदम जल में विलय होगा, क्योंकि जैसे इसको जल में मिलाएंगे, ये इसको बोलते हैं क्विकलाइन। क्या बोलते हैं? क्विकलाइन कहते हैं, क्विकलाइन कहते हैं। और ये जल में जैसे मिला तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लिया। तो ये ध्यान में रखिएगा, जल में विलय है। यह तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम तत्व होता है। बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहा, ऐसी कौन सी धातु है जिसे पीट कर, ध्यान में रखना बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके कंसेप्ट पर हम बात करते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है, याद रखना है कि सोना जो है, सोना आपको पता है Au होता है, और इसकी परमाणु संख्या 79 है। और ठीक है, यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो धातु है 79, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आघातवर्ध है। सबसे ज्यादा क्या है? तो आघातवर्ध धातु है, ज्यादा आघातवर्ध धातु है, आघातवर्ध धातु है। और ठीक है, आघातवर्ध धातु है। और एनसीईआरटी कहता है, क्या कहता है एनसीईआरटी कि सबसे ज्यादा आघातवर्ध है, यानी मेलेबल मेटल है। मेलेबल मेटल कौन होगा? सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है। मेलेबल मेटल कौन है? तो मेलेबल मेटल जो है, आघातवर्ध जो है, वो आपका सोना है। और एनसीईआरटी कहता है कि देखिए, इसे पीट कर, है ना, इसे पीट कर है ना, ये हम अपना वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी का वर्ड यूज कर रहे हैं। इसे पीट कर 10⁻⁹ ठीक है, 9 है ना, या आप कहिए ऐसे 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, ठीक, 100 नैनोमीटर की पतली परत बनाई जा सकती है ना। ये किसने कहा? तो ये रदरफोर्ड ने कहा था। ध्यान में रखेगा, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसमें कहा गया है। तो 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर की परत बना लेता है, कि पतली परत बना लेता है। ये कहा था किसने? तो रदरफोर्ड ने, पतली परत बना लेता है ना। ये किसने कहा? तो ये कहा था रदरफोर्ड ने। अपना एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें ये कहा गया था। चलिए, अच्छी बात है, ये कंसेप्ट आपको मिल गया। अब यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा क्या कह रहा है कि मैंने कहा कि 0.001 मिलीमीटर है, पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसको नैनोमीटर में बदलते हैं भाई मेरे, इसको नैनोमीटर में बदलते हैं। देखिए क्या होगा। तो यहां आ गया मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर, तो मिलीमीटर है, देखिए, ठीक है। आपको पता है 0.001 है ना, 0.001 और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। देख लीजिए। अब क्या करते हैं, 1 2 3 4 4 हो गया, तो ये इसको लेके आ जाइए 10⁻⁷ है ना, नीचे आ जाएगा -7 मीटर हो गया। यानी इतना मीटर का पतला परत बना सकते हैं। और ठीक है, क्या कहा गया, किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। मैंने यहां क्लियर किया है कि आपका जो है कितने में बदला जा सकता है, तो ये बदला जा सकता है आपको 100 नैनोमीटर में। 100 नैनोमीटर निकाल रहे हैं, ये लगभग कितना हुआ, 10⁻⁸ मीटर, है ना। देखिए एग्जैक्ट आ गया 10⁻⁷ मीटर, क्योंकि 100 तो 100 ही है, और नैनो का मतलब हुआ 10⁻⁹ मीटर। तो आप सोना के पत्थर को पीट करके एकदम छोटा से छोटा 100 नैनोमीटर में बदल सकते हैं। किसको? तो सोना को। ध्यान में रखना है,
कॉपर जो है उतना, ये भी आघातवर्धनीय है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा पीट आप करके पतली परत नहीं बना सकते हैं। मरकरी जो है, मरकरी क्या है, तो द्रव धातु है, याद रखना है, द्रव धातु है, इसे क्या पीटिएगा, ये आघातवर्धन नहीं होता, ये चमकीला जरूर होता है लेकिन ये आघातवर्ध नहीं होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नहीं हार्मोन मैं पूछ रहा हूं, मैं ग्लैंड के बारे में चर्चा ही नहीं मैंने किया है ना। चलिए, एक बात याद रखनी है बच्चे, ठीक है, कि लगातार आपको मैं पढ़ाता रहा हूं, ये नहीं कि पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं, और सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे आप कंसेप्ट ध्यान से रखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी, ठीक है, कट ऑफ ऊपर जाएगा तो फिर रिजल्ट थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कंसेप्ट देखिए और खूब मजेदार तरीके से इसको नोट डाउन कीजिए। आज जितना ज्यादा नोट डाउन कीजिएगा उतना ज्यादा सफलता आपके करीब पहुंचेगा। देखिए, एक अल्कोहल और एक अम्ल, अम्ल क्या होता है, तो RCOOH होता है ना। ये देखिए, अल्कोहल क्या हुआ, ROH होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना है, ये ROH ये अल्कोहल हो गया है ना, और ये क्या हो गया, तो इसमें हम जोड़ दिया RCOOH को, ये हो गया आपको अल्कोहल, और ये हो गया एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण किया, तो ये दोनों मिलकर निर्माण किया RCOOR है ना। और ये देखिए जल बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं स्टर बोलते हैं। और इसका, ठीक है, कैसा होता है गंध बच्चे, तो फल, सुगंधित फल जैसा इसका गंध होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टर का निर्माण हुआ है। सुगंधित फल जैसा इसका गंध होता है, फल जैसा, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्मेल होता है, जैसा स्मेल इसमें होता है। तो एकदम ध्यान में रखना है कि सुगंधित फल जैसा स्मेल किसमें होगा, तो स्टर में होता है। तो ये किसका निर्माण करेगा, तो स्टर का निर्माण कर लेगा। एकदम ध्यान में रखना है, स्टर का निर्माण कर लेगा। और ये इस अभिक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखना, बराबर फेमस क्वेश्चन है कि व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद एसिड then it is formed ester and this reaction is to be known as esterification। यहां देखिए हाइड्रोलाइसिस यानी जल को तोड़ना, याद रखना है, जल को तोड़ने की प्रक्रिया को, जल को तोड़ना, ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। और ये सेपोनिफिकेशन क्या कहलाता है, ये भी अच्छी बात है। तो वसी अम्ल है यानी फैटी एसिड है, वसी अम्ल है। इसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और या आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा, याद रखना, सोप बनाएगा। और इसमें ग्लिसरॉल भी आपको रिलीज होगा। तो वसी अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन कहते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया। यानी इसमें वसी अम्ल यानी आपको जो फैटी एसिड है उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, तब जाके सोप और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान में रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब गूगल करके कुछ कर लीजिए, है ना। चलिए, अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए, पहले तो ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है, CH3CHNS2, ये देखिए NS2 है ना, CH3 होना चाहिए, CH2 नहीं होना चाहिए, तब नाम गड़बड़ा जाता है। लेकिन हम CH3 लेकर के इसका नाम निकाल रहे हैं, है ना। तो ये देखिए ये क्या है, तो एमीन है ना। तो क्या हो जाएगा, तो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन है, और 3 कार्बन यानी प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्या होगा, एमीन होगा। ध्यान में रखना, आइसोप्रोपाइल, चूंकि ये आइसो के फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है आइसो के, तो ध्यान में रखना है कि ये हो गया C है ना, CH, ये देखिए इधर H ले लीजिए और इधर क्या ले लेते हैं, तो ये NS2 ले लेते हैं, NS2 ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं CH3 और इधर ले लेते हैं क्या, CH3 ले लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल क्या कहते हैं इसको, तो एमीन कह देंगे। इसको और भी नाम ले सकते हैं, लेकिन ये आइसोप्रोपिल एमीन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करते हैं। ये थोड़ा सा नहीं हुआ आइसोप्रोपाइल एमीन, कैसे होगा आइसोप्रोपाइल एमीन, तो देखिए ये C है ना, C और CH3 लीजिए ऊपर, ये C है ना, ये लीजिए और इधर लीजिए H और ये लीजिए CH3 और तब NS2 कीजिए, अब हुआ ये आइसोप्रोपाइल एमीन होता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि CH के साथ NS2 जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एमीन है ना, आइसोप्रोपाइल एमीन कहते हैं। मेथिल एमीन क्या होता है, तो मेथिल, चूंकि NS2 लगा हुआ है इसीलिए इसको एमीन मैंने कहा। मिथाइल एमीन क्या होता है, मिथाइल एमीन होगा CH3NS2। इथाइल एमीन क्या होता है, तो इथाइल एमीन का फॉर्मूला होता है CH3CH2NS2 है ना। तो ये याद रखनी है। तो आइसोप्रोपाइल एमीन का ये सूत्र है, लेकिन CH3 आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता। अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
कह रहा पानी के अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में कौन सा उत्तरदायी है। तो मैं बराबर आपको बताता रहता हूं कि देखिए जल जो है, पानी जो है, पानी ठीक है की कठोरता किसके कारण, बच्चे एकदम याद रखिएगा मेरी बात को, कभी भूलिएगा नहीं। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है ये दो आयन के कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जल की कठोरता किसकी वजह से, है ना, तो जल की कठोरता जो है एकदम याद रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण आपको जल कठोर होता है। देखिए बड़ी अच्छी बात है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण जल कठोर होगा। और ये जो कठोरता होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे मेरे देखिए एकदम याद रखना है, ये कठोरता दो प्रकार का, अस्थाई। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अस्थाई कैसे होगा, टेम्पररी हार्डनेस कैसे होगा, तो टेम्पररी हार्डनेस याद रखना है, कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, बाइकार्बोनेट। क्या याद रखना है कि बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है, आपको क्या होता है, तो अस्थायी कठोरता होता है। किसका बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। किसका बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए अस्थायी किसकी वजह से होगा, अस्थायी किसके कारण होगा, अस्थायी को बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट कहते हैं। ये किसकी वजह से होगा, तो बच्चे मेरे एकदम याद रखना है, ये होगा क्लोराइड और सल्फाइड के कारण, क्लोराइड या सल्फाइड के कारण होता है। क्या कह रहे हैं, तो हमने एकदम सिंपल बात कहा बच्चे कि कैल्शियम और, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम, ठीक है, सल्फाइड के कारण क्या होता है, तो पानी की कठोरता होती है जो अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। तो अब क्लियर हो गया यहां से कंसेप्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फाइड्स के कारण होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आसानी से मार दीजिए। या आपको कभी कभी फॉर्मूला भी देगा, तो या तो CaCl2 या आपको CaSO4 या आपको क्या होगा, तो ये MgCl2 या आपको क्या हो जाएगा, तो MgSO4। इसके कारण आपको फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके कारण आपको जल की कठोरता होती है। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है ना, CaHCO3 हॉल 2 अगर है तो आपको अस्थायी कठोरता होगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 हॉल 2 ये अगर है तो आपको क्या होगा, तो अस्थायी कठोरता नहीं, अस्थायी कठोरता होगा। तो ये दोनों अस्थायी कठोरता होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे, तो उबाल देंगे, सिंपली उबाल दिए, या सोडियम कार्बोनेट डालकर उबाल दिए तो आपको कठोरता दूर हो गया, या सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उबाल दिए, क्लार्क विधि कहलाता है। लेकिन अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम ठीक है, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं परम्यूटेट। याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं या जियोलाइट विधि, जियोलाइट विधि कहते हैं। इसमें सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को डाल करके उबालते हैं, तब जाकर के आपको कठोरता दूर हो जाता है। या आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा भी आप क्या करते हैं, इसके हार्डनेस को दूर करेंगे। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबाल देंगे, है ना, सिंपली, या क्लार्क विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके उबाल देंगे, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। लेकिन अस्थायी कठोरता में क्या करेंगे, तो इसमें या तो परम्यूटेट या जियोलाइट डाल करके या आयन एक्सचेंज विधि के द्वारा यह कठोरता दूर होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा A नंबर, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या करा, भार के अनुसार पानी, अच्छी बात है, भार के अनुसार पानी। देखिए पानी मतलब H2O, और H2O का मतलब क्या हुआ, तो ये हाइड्रोजन का हो गया 2 गुना 1, 2 हाइड्रोजन है इसीलिए 1 से गुना कर दिए, और 1 गुना कितना, तो ये हो गया 16, है ना, कुल मिला के हो गया 18 ग्राम, 18 ग्राम हो गया। तो अब क्या निकालेंगे, किसका निकालने के लिए बोल रहा है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो हाइड्रोजन प्रतिशत याद रखना है। ये क्या होगा, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम बटा कितना, तो 18 ग्राम, गुना कितना, तो 100 निकाल लीजिए, 2 9 18, है ना, ये आ गया, काट दीजिए, 11.11% हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 11.11%। अगर आपको बोलेगा कि ऑक्सीजन परसेंट निकालिए, तो ऑक्सीजन परसेंट कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन परसेंट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा ऑक्सीजन का 16 बटा 18 गुना क्या करना पड़ेगा, 100, जितना आएगा वही आपको क्या होगा, ऑक्सीजन का परसेंट होगा। तो ये ध्यान में रखना है, भार के अनुसार अगर बात करेगा तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई। कह रहा किसी संक्रमण धातु, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। संक्रमण धातु, जैसे ही संक्रमण धातु आए तो आपको मेरी बातें याद रखनी चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, और डी ब्लॉक एलिमेंट अगर होगा तो आपको पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये क्या होता भाई है, ये होता है NS2,
है ना, ध्यान में रखना है क्या होगा, तो NS2 एकदम याद रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, तो NS2 और क्या होगा, तो N-1D है ना, N-1 इंटू क्या होगा, D होगा, D होगा। ये देखिए ये होता है किसका, तो आपको जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहां पर क्या होगा, तो इस दोनों का एनर्जी लेवल बहुत बहुत कम होता है, जिसके कारण यहां पर D1 भी हो सकता है, D2 भी हो सकता है, और ये 10 तक होता है। ध्यान में रखिएगा कितना तक होगा, D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप 10 तक अगर हो गया तो आप समझिएगा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ठीक है, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। अब हम एक तरफ से लेते हैं, ठीक है, पहला जो स्कैंडियम सीरीज होता है यानी 3D सीरीज होता है, स्कैंडियम को क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। और ठीक है, ये क्या होगा, तो स्कैंडियम का याद रखना है, स्कैंडियम का होता है कितना, तो आपको अगर हम ऑर्गन कर दें है ना, और यहां पर लिख रहे हैं ठीक है क्या, तो 3s2 और तो बोलते 4s2 और 3d1, 4s2 और क्या हुआ 3d1। ये देखिए ठीक है, 18 और 3 21, यानी आपको कितना हो गया इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, यानी यहां ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन लेवल है वो कितना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा, स्कैंडियम। उसके बाद क्या होगा, तो टाइटेनियम, उसी तरह से वैनेडियम, यानी ये बढ़ता जाएगा। और ठीक है, आपको बढ़ करके क्या होगा, तो मैक्सिमम जो है ये कितना हो सकता है, तो ओस्मियम और रुथेनियम तक हो सकता है, रुथेनियम तक हो सकता है, एकदम समझिए इसको, बहुत अच्छी बात है। तो कितना हो सकता है, तो आपको ये महत्तम कहां से, तो संख्या 2 से लेकर के आपको ये मैक्सिमम हो सकता है, किसी किसी का परिवर्ती संयोजकता भी होता है, 3 भी होता है, और 2 से लेकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 8 ऑक्सीडेशन नंबर तक हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है, आपको पता है, क्या पता है कि ये जो है क्या है, तो ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, वेरिएबल आपको वैलेंसी प्रोड्यूस करता है, कौन, तो आपका संक्रमण धातु। ध्यान में रखना है बच्चे, संक्रमण धातु क्या करता है, तो ठीक है मैक्सिमम ये 8 तक, क्यों, क्योंकि आपको अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तक आपको त्याग सकता है। बहुत अच्छी बात है ना, तो ये ध्यान में रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कह रहा हूं कि संक्रमण धातु, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, संक्रमण धातु, ठीक है, एकदम सिंपल बात है बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात समझिएगा अच्छे से। संक्रमण धातु है ना, ये देखिए धातु की परिवर्ती संयोजकता होती है, अच्छी बात है, परिवर्ती संयोजकता होती है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, यहां से ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। मैंने क्या कहा, 2 बातें मैंने कही है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है संक्रमण धातु, पहली बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NS2 और N-1, और डी कहां से कहां, तो 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, फिर एक और वर्ड हमने यूज किया कि संक्रमण धातु का वेरिएबल वैलेंसी होता है। अब इसको आपको नहीं देखना है क्योंकि आप यहां कंफ्यूज कर जाइएगा। अब क्या कह रहे हैं कि इसकी जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है, ये कितना होता है, तो ये सबसे कम 2, ठीक है, याद रखना है, या 3, हाँ याद रखिए 2 या 3 होता है, यहां से लेकर के आपको ओस्मियम और रुथेनियम, है ना, रुथेनियम क्या, ये 8 + 8 होता है। तो ये क्लियर रखिएगा कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कहां से कहां तक होगा, +2 +3 से लेकर के मैक्सिमम +8 तक वेरीज करता है। इसका कोई ठीक है आपको निकालने का तरीका नहीं है, निकालने का भी तरीका एक है, जैसे मैग्नीज का निकालिए, है ना, मैग्नीज का निकालिए, देखिए KMnO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो देखिए ये -8 हो गया, और इसका कितना हो गया, +1 हो गया, तो ये देखिए +7 हो गया, तो मैग्नीज का +7। जैसे आपको K2Cr2O7 क्रोमियम का निकालिए, तो क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होगा, तो यहां देखिए ये हो गया 14 और ये हो गया +2, और बच्चे इसका क्रोमियम का हो जाएगा +6, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका मैक्सिमम कहां से कहां तक वेरीज करेगा, तो +2 +3 से लेकर के आपको ओस्मियम रुथेनियम कितना होता है, तो +8 तक वेरीज करता है। तो हर कंपाउंड में यह अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्या करेगा, तो वेरिएबल वैलेंसी सोच करता है। ये नहीं है कि कंपाउंड में एक ही जैसा शो करेगा, हर
कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ये वेरीज करता रहेगा। इसीलिए मैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको नहीं बता रहा हूं कि आप जो है ठीक है कैलकुलेशन में फंस जाइए। आपको बस ये याद रखना है कि संक्रमण धातु की जो संयोजकता होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 +3 से शुरू होकर के मैक्सिमम +8 तक होता है। +8 किसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है? तो ऑस्मियम और रुथेनियम का होता है। तो ये मैक्सिमम +8 हो गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है और बराबर पूछता है ना। और यहां से क्या सीखे कि डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण धातु कहते हैं। एक बात ठीक है, संक्रमण धातु की संयोजकता क्या होगी? तो संक्रमण धातु जो है परिवर्तित संयोजकता वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज होता रहता है। अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योगों में, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, उद्योगों में वसा, मोम, रेजिन और रबड़ के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? अच्छी बात है। देखिए यहां पर दो ऑप्शन है ना, डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या होता है? तो ये होता है प्रबल विलायक, याद रखिएगा CH2Cl2 है ना। और ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन, तो ये क्या हुआ? CHCl3 होता है। इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं जनरली ठीक है। इसका भी विलायक में यूज होता है, लेकिन चूंकि ये बेहोशी उत्पन्न करता है, ये एनेस्थेसिया है, एनेस्थेसिया, इसीलिए हम जनरल प्रैक्टिस में आपको क्लोरोफॉर्म का यूज ठीक है नहीं करते हैं विलायक में, है ना। याद रखना, इसको नहीं करेंगे। अब ये क्या हुआ? तो ये CH2Cl2 ये प्रबल विलायक होता है। याद रखना, ये प्रबल विलायक होता है। मैंने क्या कहा? मैंने एक चीज और याद क्या बच्चे, क्या कहा? ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा क्या कहा मैंने कि आपको याद रखना है। क्या कहा मैंने कहा कि देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म का भी उपयोग आप विलायक में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें एनेस्थेसिया वाला गुण होता है, इसीलिए बेहोशी आने की संभावना होती है, इसीलिए हम इसका उपयोग जनरल प्रैक्टिस में नहीं करते। इसीलिए आपको आंसर क्या होगा? केवल एक मारिएगा, डाइक्लोरोमीथेन करते हैं। ये देखिए कार्बाइलेमीन क्या होता है? कार्बाइलेमीन होता है ये R और N और ये देखिए C हो गया, यानी इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड को ध्यान में रखना, आइसोसाइनाइड को आप क्या कहते हैं? तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, इसे ही कार्बाइलेमीन कहा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये एक बड़ा ठीक है गंभीर बात कह रहा है, सर किधर है आजकल, अब ब्लॉक नहीं करते हैं, तो बोलिए ठीक है। और मेरे बारे में आपको शायद पता नहीं है, किसने कहा क्या कहा है, ठीक है, मेरे बारे में शायद पता नहीं है भाई, ठीक है। मेरा नाम प्लेटफॉर्म अनुराग जी बोल रहा है। प्लेटफॉर्म का भी अंतिम दिन चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है ना। प्लेटफॉर्म कभी भी प्लेटफॉर्म न तो अंत हुआ है न तो गड़बड़ हुआ है, प्लेटफॉर्म निरंतर चलता रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत मेहनती लोग सब हैं, है ना अनुराग जी। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है, तो आप प्रेम से पूछें और थोड़ा सा दोहमत कम लगाएं कि ये ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है ना, पहली बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, है ना। आपको टीचर में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप प्रेम से बोलिए और पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन पूछिए ना, एकदम पुलन जी, मैं एकदम क्वेश्चन पे ही आता हूँ, मैं इस सब बातों पर ध्यान देता नहीं हूँ, क्योंकि इस बच्चे ने एक दो बार और इस तरह का मैसेज किया है ना। तो धैर्य से पढ़ें और यकीन मानें, ठीक है। आपको शायद पता ना हो कि रुक्मिणी की सारी किताबें मैं ही लिखता हूँ, सारी किताबें जितनी भी किताबें हैं सब मैं ही लिखता हूँ। और हाँ आरती जी आपका तो जॉब हो गया है ऑलरेडी, है ना, तो आप तो पहले से मुझे जानते हैं। चलिए, गैसों को द्रवित किया जा सकता, अब आए हैं कोई टीचर लोग, लगातार तो मैं ही पढ़ा रहा हूं निरंतर दिनों से। चलिए ये देखिए, गैसों को द्रवित किया जा सकता है। हम लोग फोकस्ड होते हैं और एकदम 100% फोकस्ड है पढ़ाई पर, है ना। सभी बच्चों से आग्रह है कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, ठीक है। आप लोग के जैसे ही खूब पढ़ता हूं, निरंतर पढ़ता रहता हूं, मैं स्टूडेंट हूं बच्चे, और निरंतर पढ़ता रहता हूं, दिन रात यही काम ही है मेरा, है पढ़ना और पढ़ाना। चले, गैसों को द्रवित किया जाता है। क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन। गैस, ये मैं बराबर आपको बताता रहता हूं कि यहां देखिए, गैस अगर है तो अगर आइडल गैस है, कौन सा गैस है? आइडल गैस है ना, आइडल गैस है, तो क्या होगा?
तो ये हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर होगा, हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर। ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी गैस आदर्श गैस क्यों कहलाता है, तो ये पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करता है। और जब तक बच्चे आप मेरे साथ हैं, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीन मानिए सफलता आपके कदमों को चूमेगी, बशर्ते एक ही शर्त है। क्या शर्त है? कि आपको जो मैं करवा रहा हूं डिस्कशन उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए ना फिर कैसे, ठीक है, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, करामात हो जाता है। तो आइडल गैस अगर आइडल गैस है तो वो पीवी एनआरटी का फॉलो करता है, और ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा। हाई टेम्परेचर और क्या होगा, लो प्रेशर पर गैस आइडल की तरह बिहेव करता है। और देखिए गैस क्या होगा, गैस लिक्विफाई होगा। लिक्विफाई कब होगा? लिक्विफाई, तो अब देखिए यहां पर लिक्विफाई होगा, है ना, गैस लिक्विफाई होगा। लिक्विफाई मतलब क्या होता है? द्रवित होना। ये किस कंडीशन पर होगा? तो लिक्विफाई होगा, आपको याद रखना है कि लो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैस क्या होगा? तो लिक्विफाई हो जाएगा। तो एकदम याद रखनी है ये दोनों कंसेप्ट को, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, तो ये क्या होगा? तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, पहला ही ऑप्शन सही है ना, गैस लिक्विफाई हो सकता है। चलिए, महत्वपूर्ण है। और हाँ देखिए ना उसमें पर देखिए शशांक सर होगा, शशांक शेखर नाम होगा, मेरा ही नाम है शशांक शेखर। ये देखिए क्या कह रहा है स्पेसीज में कौन लुईस क्षारक के समान कार्य करते हैं, है ना, लुईस क्षारक की बात कर रहा है। लुईस साहब ने क्या किया, ध्यान देना है। देखिए कि अगर पकड़िएगा ऑप्शन तो बहुत मजेदार है, ध्यान देना है। लुईस साहब ने क्या कहा कि देखिए एसिड क्या होगा, तो एसिड जो है एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकदम याद रखिएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जितना भी, ठीक है, धनात्मक आयन है, ऑल कैटायंस, है ना, ऑल कैटायंस, जितना भी धनात्मक आयन है सब क्या होते हैं? तो लुईस एसिड होते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे, क्या मैं कह रहा हूं मेरी बात समझिए। अभी नहीं है कि कमेंट में इधर उधर चले जाइए, और ठीक है पकड़िए क्या सर बता रहे हैं। सर बता रहे हैं कि देखिए लुईस एसिड किसको कहेंगे? जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या एग्जांपल दिया कि ऑल कैटायंस जो है, जितने भी कैटायंस होंगे सब क्या होता है? तो सब आपको हो जाएगा लुईस एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखिए H+ ले लीजिए, जैसे Na+ ले लीजिए, है ना, कैटायंस है ना। ये क्या धनात्मक आयन है, धनात्मक आयन जितने भी होंगे सब क्या होगा? तो सभी आपको हो जाएंगे, क्या होगा? तो लुईस एसिड होगा। एकदम ध्यान में रखना है, बड़ी अच्छी बात है ना। जैसे आप ले सकते हैं BF3, है ना, BF3 लीजिए, ठीक है, जैसे आप ले सकते हैं AlCl3। तो ये सब क्या हुआ? ऑल आर, ठीक है, एसिड, ऑल आर एसिड, लुईस एसिड है। जैसे BCl3, ये सब ऑल आर लुईस एसिड, है ना। ये जितने भी कैटायंस हैं, और जो क्या करेगा? एक्सेप्ट करने की क्षमता रखेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ग्रहण करने की क्षमता, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, करने की क्षमता रखता है। अच्छी बात है। अब देखिए, ठीक है, लुईस बेस क्या होगा? लुईस बेस होता है, ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है, क्या कर रहे हैं हम कि डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की क्षमता रखता है। बहुत अच्छी बात है। जितना भी एनायंस है, ऑल एनायंस आर लुईस बेस। जितना भी एनायंस है सब क्या होगा? लुईस बेस होगा। देखिए कंसेप्ट कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि Cl- ये क्या है? लुईस बेस है ना। जैसे OH- ये क्या है? तो लुईस बेस है। जैसे आप ले लीजिए NH3, ये क्या है? तो लुईस बेस है ना। ध्यान में रखना है कि जितना भी एनायंस होगा सभी क्या होता है? लुईस बेस होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब देखिए इस प्रश्न पर कितना, आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप क्या कीजिएगा? सर ने कहा है कि जितना भी कैटायंस है लुईस एसिड है, तो ये तो होगा नहीं, कह रहा है लुईस क्षारक, है ना, लुईस बेस। ये देखिए OH- ये होगा, है ना। BF3 BCl3 है, तो सर ने बताया है कि BCl3 AlCl3 BF3 ऑल आर क्या? लुईस एसिड होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें कैपेसिटी होता है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना? एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। क्योंकि ये देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है? तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑलरेडी पहले से है, तो ये क्या करेगा? तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि यहां 5 होता है। क्या होता है? अंतिम कक्षा में
आपको पता है कि यहाँ देखिए ये क्या है, बी है, बोरोन है, तो बोरोन आपको पता है 2 और 3 हो गया, है ना। यहाँ देखिए क्या है, तो Cl3 है, तो Cl3 यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में है, और यहाँ क्या हुआ 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये लुईस एसिड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, इसीलिए ये क्या है, तो लुईस एसिड है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए और जो कंसेप्ट बता रहे हैं उस पर याद रखना चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए H2O2, H2O2 क्या होता है, तो H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। खोज लीजिएगा कोई किताब में, अभी जो कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, या कोई टीचर आपको बता दें, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये शशांक सर ही बता सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आपको क्या है, तो बच्चे याद रखना है कि ये दोनों तरह से बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यानी ऑक्सीकारक भी है, और यह रिड्यूसिंग एजेंट भी है ना। अब देखिए कैसे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे है रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि जब ये बिहेव करेगा, ध्यान में रखिएगा, जब ये बिहेव करेगा किसके जैसा, तो ये बिहेव करता है किसके जैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, है ना। तो ये क्या करेगा, तो ये टूट जाएगा, H2 है ना, H2 और ठीक है, ये देखिए H2O में टूटा, और ये बाहर निकल गया कौन सा, H2O प्लस क्या O, ये देखिए ऑक्सीजन आयन दिया। तो ऑक्सीजन जो देता है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये ऑक्सीकारक की भांति बिहेव करेगा, तो यह जल और ऑक्सीजन आयन देता है। देखिए क्लियर रखिएगा कंसेप्ट। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तब क्या होगा, तो तब ये क्या करेगा, तो ये बिहेव करेगा H2, देखिए कंप्लीट H2 में टूट गया और ये ऑक्सीजन में टूट गया। और यहां देखिए क्या होगा, तो पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर कितना है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर H2O में क्या होता है, तो -2 होता है। H2O2 में क्या होता है, H2O2 में आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो ये ध्यान में रखना, ये -1 होता है, -1 होता है। और यहां पर क्या हुआ, तो ये देखिए यहां पर क्या हुआ, तो ये आपको ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ध्यान में रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बिहेव करेगा तो ये H2O प्लस ऑक्सीजन देगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा जब, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। तो ये बात याद रखनी है। तो ये क्या होगा, तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम दोनों की भांति बिहेव करेगा, अम्लीय और क्षारीय माध्यम दोनों जैसा ये बिहेव करेगा। कौन, तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि यह एक समय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे समय रिड्यूसिंग एजेंट की भांति बिहेव करता है। बहुत अच्छी बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, है ना। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करा जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए पहचाने गए जातियों में जीवों की सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो ये देखिए 1.5 लाख संख्या, ध्यान में रखना है। कवकों की संख्या 1.5 लाख है, जीव विज्ञानियों ने खोजा है। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा माइकोलॉजी कहा जाता है। तो माइकोलॉजिस्ट जो है लगभग 1.5 लाख, ठीक है, किसकी संख्या ढूंढी है बच्चे, तो आपको ढूंढी है कवकों की संख्या। कीटों की संख्या सबसे ज्यादा होता है, कहा जाता है कि 45 लाख से लेकर के 55 लाख के बीच आपको है, यानी ऑर्थोपोडा ग्रुप में ये आ गया, है ना। सबसे बड़ा वर्ग कौन हो गया, तो आपको कीटों का वर्ग होता है। और पादप जो है कहा जाता है कि लगभग, ठीक है, लगभग जो है यह 1 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आया है, 1 लाख वर्ष पूर्व, 1 लाख इसकी, ठीक है, लगभग 1 लाख के आसपास इसकी संख्या है, पादपों की संख्या है, छोटे से लेकर के बड़े पादपों की संख्या। तो सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी, तो कीटों की संख्या है, ऑर्थोपोडा ग्रुप्स में आएगा, सबसे बड़ा ये जंतु समूह होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण एपिफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर, पहली बात तो जान लीजिए कि एपिफाइट्स जो होता है यह परजीवी नहीं है, ध्यान में रखिएगा, यह परजीवी नहीं है, यह परजीवी मतलब क्या हुआ कि ये पैरासाइट्स नहीं है, परजीवी नहीं है, यानी ये केवल नहीं है, यह केवल किसके लिए, तो यह केवल यांत्रिक सहायता के लिए, किसके लिए, यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यांत्रिक सहायता के लिए किस पर, तो आपको पेड़ों पर चढ़ता है। बोले कि सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए ना, पेड़ों पर चढ़ जाता है, ध्यान में रखिएगा, चढ़ जाता है किसके लिए, तो यांत्रिक सहायता के लिए पेड़ों पर चढ़ेगा, है ना, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। अब मैंने क्या कहा कि कुछ पौधों के नाम जो आपको पूछेगा एग्जाम में, क्या क्या पौधा पूछेगा जो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे फर्न, जैसे मॉस, जैसे ठीक है लाइकेन, ये सब क्या, ऑर्किड, है ना, ऑर्किड,
ऑर्किड, याद रखिएगा ऑर्किड। फिर मैंने क्या कहा, फर्न, है ना, फर्न। फिर मैंने कहा मॉस, ये सब क्या होता है आपको, फर्न और मॉस जो है पेड़ों पर, पेड़ों के जो छाल है उस पर उग जाता है, यानी उसी पर पड़ा हुआ रहेगा। ये परजीवी नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पैरासाइट्स नहीं है ना। पैरासाइट्स बहुत तरह का होता है, स्टेम पैरासाइट्स होता है, रूट पैरासाइट्स होता है, तो अलग अलग तरह के पैरासाइट्स होते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए चढ़ेगा। कहना सामान्य आचार, सामान्यतः आचार को, ठीक है, नमक तथा तेल के संतृप्त घोल में तथा मुरब्बे को शर्करा के सांद्र घोल में संरक्षित किया जाता है। यहां देखिए प्रिजर्वेशन करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ को प्रिजर्वेशन किसके द्वारा करते हैं, तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण, है ना, बहुत तरीके से आप करते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण बहुत तरीके से आप करते हैं। जनरली खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, ये करते हैं सोडियम बेंजोएट के द्वारा, सोडियम बेंजोएट द्वारा करते हैं, है ना, जनरली किया जाता है। या फिर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे या कहीं और करेंगे। यहां देखिए अचार मुरब्बे को किसमें रखा जाता है, तो सांद्र विलयन में, सांद्र घोल में रखा जाता है, सांद्र घोल में। तो ये देखिए रख दीजिए सांद्र घोल में। और आपको पता है कि इसमें अगर मान लीजिए इस सांद्र घोल में, ठीक है, मान लेते हैं बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरिया चला गया, तो बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया चला गया तो इसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। क्योंकि ये देखिए बैक्टीरिया में इधर जल है और इधर क्या है, तो इधर बहुत कम जल है, तो यहाँ जल की मात्रा कम होगी, तो इसीलिए ये क्या होगा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा और बैक्टीरिया के शरीर से जल बाहर निकलने लगेगा। ये जल बाहर निकलने लगेगा क्योंकि इसमें जल की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया में, और बाहर जो है तेल या क्या है, सांद्र घोल है, तो आपको जल की मात्रा बहुत कम है, तो सारा जल उस बैक्टीरिया के शरीर से बाहर निकल जाएगा। और इस घटना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, इस घटना को आप क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस की वजह से यानी जितना भी जीव द्रव हो गया सब आपको कहां पर चला गया, तो अचार के जो घोल है, सांद्र घोल है, उसमें चला गया ना, जिसकी वजह से आपको बैक्टीरिया सिकुड़ गया, उसका जीव द्रव पूरा सिकुड़ गया। सिकुड़ने की वजह से वो क्या होगा, मर जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको याद रखना सूक्ष्म जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। क्यों मैंने कहा, तो आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये मैंने कहा अचार है ना, और ये क्या है, तो ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है। मैंने कहा कि देखिए यहां पर जल की मात्रा क्या है, कम है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और ये क्या हुआ, तो जीवाणु जो है, जीवाणु में जो जीव द्रव है, यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से यहां जल का जो कंसंट्रेशन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जल का जो सांद्रण है, जल का सांद्रण किसमें, तो बैक्टीरिया में या जीवाणु में क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और यहां आपको चूंकि तेल है, यहां जल की मात्रा कम है, तो ये इससे बाहर निकल जाता है जल, कहां पर, तो आपको बाहर निकलेगा, है ना, इसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है और वो मर जाएगा, सिकुड़ करके मर जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा, अच्छी बात है, तो एक कपड़ा होता है, ध्यान में रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आपको टापा कपड़ा बोलिए या एक और कपड़ा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो बार्क क्लोथ, बार्क क्लोथ। बार्क मतलब क्या होता है, बार्क मतलब होता है छाल, छाल का कपड़ा, है ना, छाल का कपड़ा, है ना। ये क्या होता है, तो छाल का जो कपड़ा होता है किससे प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा पेपर, है ना, पेपर मलबरी से, याद रखिएगा, पेपर मलबरी से यह प्राप्त होता है। मलबरी, मलबरी मतलब क्या होता है, तो मलबरी से यह प्राप्त होगा, ध्यान में रखिएगा, पेपर मलबरी से प्राप्त होता है। रसभरी बोलते हैं, मलबरी या रसभरी कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखना है। सहतूत बोलते हैं, सहतूत बोलते हैं, या आपको कह सकते हैं ब्रूसोनेटिया, ठीक है, पेपरीफेरा, याद रखिएगा। ये जो टापा कपड़ा है, ये प्राप्त होता है किससे, ब्रूसुनेरिया, ब्रूसुनेरिया से प्राप्त होगा, है ना। और ये किस कुल का होता है, तो मोरेसी कुल का होता है, मोरेसी कुल का होता है। देखिए एनसीईआरटी कहता है कि ब्रूसुनेरिया से ये प्राप्त होगा। और जनरली इसका जो तना होता है, ये देखिए ये तना है, तना का जो अंदर वाला भाग होता है उसको बाहर निकाल करके पीट करके, पीटेंगे इसको, पीट के इसका कपड़ा बनाया जाता है ना। ये ठीक है, आपको 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में देखिएगा, ये पूरा लिखा हुआ है इस तरह से। तो ध्यान में रखिएगा, मोरेसिए कुल से प्राप्त होता है। ग्रेमिनी जो होता है ये क्या होता है, तो अनाज होता है, ध्यान में रखिएगा, अनाज, गेहूं, ठीक है, चावल, ये सब जो है ग्रेमिनी कुल के होते हैं। तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, ध्यान में रखना क्या, कि पेपर, ठीक है, पेपर सहतूत से यह प्राप्त होता है, ठीक है। आपको ये नाम है क्या, तो इंडियन नेम है, पेपर सहतूत से क्या प्राप्त होगा, टापा कपड़ा प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, पक्षियों के वायु कोष किसमें सहायक होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए पक्षियों का जो वायु कोष होता है, एयर सैक्स ऑफ बर्ड्स, ये 3 चीज में सहायता करता है, ध्यान में रखना है। पहला तो श्वसन में सहायता करेगा। बोलिए कि सर ये क्या बता रहे हैं, श्वसन में भी सहायता करता है? हाँ, क्योंकि फेफड़े में वायु जाएगा, है ना, फेफड़ा में वायु जाएगा तो हड्डी जितना आपको क्या होगा, सैक्स होगा, उतना ही आपको वायु उड़ने के समय में उसके अंदर प्रवेश करेगा। दूसरा क्या हुआ, तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण में भी ये योगदान देता है। कौन? तो वायु, ठीक है, जो कोष होता है, क्योंकि जब उड़ता है तो आपको पता है तापमान शरीर का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो वायु कोष करता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या कि शरीर के भार को कम करता है, क्योंकि खोखली हड्डी होती है, यही बचपन से हम लोग पढ़ते रहे हैं, खोखली हड्डी होती है, यही आपको क्या, खोखली हड्डी होती है, जिसकी वजह से भार शरीर का कम होता है, भार शरीर का कम होता है, भार शरीर का कम होता है। ध्यान में रखना, भार शरीर का कम होता है। ये 3 बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। क्या क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि देखिए आपका जो पक्षी है उसका श्वसन क्या होगा, तो श्वसन नियंत्रण में योगदान देगा वायु कोष, है ना, पहला बात, क्योंकि फेफड़े में वायु आसानी से प्रवेश करेगा। दूसरा मैंने कहा कि तापमान भी शरीर का नियंत्रण करने में वायु कोष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा, खोखली हड्डी होती तो भार कम हो जाएगा। तो यहां देखिए रुधिर परिसंचरण में गलत बात है, ताप नियंत्रण में ये सही है ना, शरीर के भार को कम करने में ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रिप्सिन बदलता है, अच्छी बात है, ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन कहां से निकलता है? तो पेनक्रियाज से, एकदम ध्यान में रखिएगा, पेनक्रियाज से निकलेगा, पेनक्रियाज से निकलता है ना। और पेनक्रियाज से तो निकलता है, ये कहां पहुंचेगा? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में ध्यान में रखिएगा, छोटी आंत में क्या होता है? तो छोटी आंत में आपको पता होनी चाहिए कि यहां एक पदार्थ निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, ठीक है, या एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं एंट्रोकाइनेज, है ना, एंट्रोकाइनेज कहा जाता है। ये इसको सक्रिय करता है ना। पेनक्रियाज से निकलता है, छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। और यहां मैंने क्या कहा कि यहां मैंने कहा कि एंट्रोकाइनेज इसे सक्रिय करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा एंजाइम जो है वह, ठीक है, किसे, तो आपके ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है। तो एंट्रोकाइनेज कहां पर? तो छोटी आंत में। और छोटी आंत में ये टूट जाता है किसमें? तो ध्यान में रखिएगा, ये छोटी आंत में क्या होगा? तो प्रोटीन टूट करके पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है। प्रोटीन टूट करके क्या बनाएगा? तो पेप्टोन्स का निर्माण करता है, पेप्टोन्स बनाता है। प्रोटीन टूट करके किसका निर्माण करेगा? पेप्टोन्स का। तो ये बातें याद रखनी है आपको। प्रोटीन्स किस में टूटा? तो आपको, ठीक है, प्रोटीन्स पेप्टोन्स में टूट गया। वसों को वसीय अम्ल में कौन बदलता है? तो ये बदलने का काम करता है लाइपेज, एकदम ध्यान में रखिएगा। वसा को वसीय अम्ल में बदलने का काम लाइपेज करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन तोड़ता है? तो सुक्रेज तोड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सुक्रेज कहां से बाहर निकलता है? तो सुक्रेज जो है, ठीक है, छोटी आंत से बाहर निकलता है, छोटी आंत के, ध्यान में रखना है, छोटी आंत के, कहां से? तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकून से, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून से बाहर निकलता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, लिबरकून से बाहर निकलता है, लिबरकून से बाहर निकलता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बाहर निकलता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून से बाहर निकलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। और ये कहां है? तो ये है आपको, ठीक है, पहला हो गया ड्यूडेनम, दूसरा हो गया इलम वाले भाग में क्रिप्ट ऑफ लिबरकून होता है, जहां से आपको सुक्रेज बाहर निकलेगा। ध्यान देना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? न्यूट्रोफिलों, ये देखिए न्यूट्रोफिल क्या होता है? ये WBC का पार्ट है। WBC का सबसे अधिक भाग कौन होता है? तो न्यूट्रोफिल्स होता है। तो न्यूट्रोफिलों में एक प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम है ना। न्यूट्रोफिलों में एक प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम है, ध्यान में रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीएज कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम क्या हुआ? प्रोटीएज होता है, जिसकी सहायता से जीवित ऊतकों को विघटित कर सकता है। एकदम सही है,
ये सही है भाई मेरे, एकदम सही है। न्यूट्रोफिलों में जो WBC का पार्ट है वो प्रोटीएज होता है, जो क्या करता है तो प्रोटीन को तोड़ देता है और जीवित कोशिका जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसको विघटित कर देता है, खत्म, बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाएगा। न्यूट्रोफिलो और मोनोसाइट्स है ना, ये देखिए न्यूट्रोफिल हो गया और मोनोसाइट्स हो गया, है ना। सबसे बड़ा WBC कौन है तो मोनोसाइट्स है। और ये दोनों ध्यान में रखिएगा फेगोसाइटिक होता है, फेगोसाइटिक होता है। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है बच्चे, फेगोसाइटिक का मतलब होता है फेगोसाइटिक होता है यानी यह जीवाणु और विषाणु को भक्षण करने का नेचर इसमें पाया जाता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों में फेगोसाइटिक नेचर होगा और ये भक्षण कर लेता है जीवाणु विषाणु का। रक्त हमेशा अम्लीय होता है, गलत बात है। रक्त का पीएच मान जो है, पीएच वैल्यू रक्त का कितना होता है तो 7.35 से ले लीजिए 7.45 होता है। ये हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है, रक्त हमेशा क्षारीय होगा। तो गलत हो गया कौन, तो आपका सी नंबर गलत हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एंजाइम, एक वैज्ञानिक थे, नाम था बकनर। क्या नाम था, बकनर। तो एंजाइम शब्द जो है किसने दिया, तो एंजाइम की खोज, ध्यान में रखिएगा, एंजाइम की खोज किसने किया तो बकनर ने किया, BUCHNER, बकनर ने किया था। और नाम किसने दिया तो कुहने, याद रखना है, कुहने ने इसका नाम दिया था, कुहने ने नाम दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि किसने एंजाइम का नाम दिया था तो कुहने ने नाम दिया, है ना, अच्छी बात है, कुहने ने नाम दिया। और खोजा किसने तो बकनर ने खोजा था। किसमें सबसे पहले खोजा था तो ईस्ट में, है ना, ईस्ट में सबसे पहला एंजाइम खोजा गया था। एंजाइम क्रियाशील होगा, ध्यान में रखिएगा, क्रियाशील कितना टेम्परेचर पर तो क्रियाशील होता, ध्यान में रखना बच्चे मेरे, ठीक है, आपको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है, एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि आपका जो एंजाइम होता है वह कितना डिग्री पर निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान में रखिएगा, एंजाइम निष्क्रिय होगा कितना पर 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए हम लोग के शरीर का टेम्परेचर घटने लगता है तो डॉक्टर क्या होता है, बोलता है कि भैया घटने मत दीजिए, टेम्परेचर को नियंत्रित कीजिए। और तीसरी बात क्या, डीनेचर्ड हो जाएगा, नहीं विकृत हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा कितने पर तो डीनेचर्ड हो जाएगा 60 डिग्री पर, यानी टूटने फूटने लगता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, एंजाइम क्रियाशील होता 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, निष्क्रिय हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, डीनेचर्ड हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस पर। और एंजाइम क्या है तो एंजाइम बायोकैटलिस्ट है और यह पाचन में भूमिका निभाता है, पाचन में, याद रखना, पाचन में भूमिका निभाता है, यानी बड़े बड़े, ठीक है जी, आपको उसको तोड़ देगा, भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाता है किसमें तो पाचन में, एकदम याद रखिएगा, पाचन में भूमिका निभाता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए फिर एक और बात करते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होता है। गलत बात है, गलत बात है, क्योंकि एंजाइम जो है वो ये 2 प्रकार का होगा, ध्यान में रखिएगा। एंजाइम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन तो एक होता है कौन, तो एक होता है ना आपको एक होता है क्या तो ठीक है अंतःस्रावी एंजाइम होगा, याद रखना है। ये क्या होगा, जिस स्थान पर स्रावित होगा वहीं पर काम करेगा। एक क्या होगा तो वाह एंजाइम होगा, एक होगा अंतः एंजाइम, याद रखना, अंतः इंडो एंजाइम होता है, अंतः एंजाइम होता है। और दूसरा क्या होता है, वाह एंजाइम होता है, वाह एंजाइम होगा। जैसे लार ग्रंथि से स्रावित हुआ तो लार जो है ये वाह एंजाइम है, ये दूसरे जगह जाके काम करेगा। जैसे आपको पेनक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन, ठीक है, एमाइलेज, लैपेज, ये सब छोटी आंत में जाकर के काम करता है, तो ये वाह एंजाइम होगा। तो वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वो उत्पादित होते हैं, ये गलत बात है। आंसर होगा केवल और केवल एक सही है, तो आंसर केवल एक होगा, यानी ए नंबर आंसर होगा। ध्यान में रखना है कि बी नंबर आपको आंसर नहीं होगा। 2 तरह के एंजाइम होते हैं, अंतः एंजाइम, वाह एंजाइम। तो ठीक है, अंतः एंजाइम में क्या होता है कि जहां सेक्रेट हुआ वहीं पर काम करेगा। जैसे ठीक है आपको अमाशय से जठर रस स्रावित होता है, ठीक है, जैसे लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, मुंह में आया और तब जाके वो पाचन किया, ठीक है। जैसे ट्रिप्सिन एमाइलेज लैपेज होता है, ये ठीक है आपको पेनक्रियाज में, ठीक है, पेनक्रियाज में उत्पादित हुआ और वहां से कहा गया तो एक नली के द्वारा पहुंचा, कहां पर तो ठीक है पहुंचा छोटी आंत में, वहां जाकर के पाचन किया, तो आंसर ए नंबर होगा। ध्यान में रखिएगा। एस्केरिस का संक्रमण ठीक है प्रायः होता है, तो एस्केरिस से एस्केरियसिस होता है, याद रखना, एस्केरियसिस होता है ना। क्या ये मच्छर के काटने से होता है, गलत बात है। संदूषित जल तथा ठीक है आपको वेजिटेबल्स होगा, तरकारियों द्वारा यह फैलता है, क्योंकि एस्केरिस मनुष्य के ठीक है आपको छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में। वहां से क्या होगा तो वहां से आपके ठीक है आपके मलमूत्र द्वारा ये पहुंच गया भूमि में,
भूमि से कहाँ पहुंच गया, तो भूमि में पहुंचा, ठीक है, वहां से पहुंच गया जल में, जल से कहाँ पहुंचा, तो तरकारी में, और तरकारी से पूरे, ठीक है, जगह फैल गया। ध्यान में रखना है, ये आपको संदूषित जल तथा तरकारियों द्वारा हर जगह फैलता है। कौन, एस्केरिसिस। अपूर्ण रूप से पकाए गए सुअर का मांस या ईटिंग अंडर कुक्ड मुख, ये होता है टीनिया सोलियम, याद रखिएगा टीनिया सोलियम, है ना, इससे टीनियसिस रोग होता है। टीनियसिस ये इसके द्वारा फैलता है, टीनियसिस रोग होता है, ये इसके द्वारा फैलता है, टीनियसिस इसके द्वारा फैलेगा। ध्यान में रखना है। मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया, मलेरिया, उसके बाद डेंगू, ये सब रोग होता है, ठीक है, येलो फीवर, ये सब रोग होगा, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, तो आंसर याद रखना ये होगा। बार बॉडी क्या होगा, बार बॉडी कहां पाया जाता होता है, तो बार बॉडी जो है, ध्यान में रखिएगा कि ये क्या होता है, बार बॉडी है क्या, तो लिंग क्रोमेटीन है, याद रखना, लिंग क्रोमेटीन, लिंग क्रोमेटीन होता है। पहली बात लिंग क्रोमेटीन है, एक चीज। दूसरी चीज क्या कि यह एक्स क्रोमोजोम, याद रखना, एक्स क्रोमोजोम, एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र जब मादा में, याद रखना, जब मादा में निष्क्रिय हो जाता है, जब मादा में, किसमें, मादा में, यानी फीमेल में, मादा में निष्क्रिय हो जाता है, मादा में निष्क्रिय हो जाता है, क्या हो गया, तो ये निष्क्रिय हो जाता है, तो बार बॉडी का निर्माण करता है, निष्क्रिय हो जाता है, ध्यान में रखना है, तो बार बॉडी का निर्माण करेगा, बार बॉडी बनाता है ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बॉडी बनाता है। तो कहां बनेगा बार बॉडी, तो आपको फीमेल के शरीर में बनेगा। किस क्रोमोजोम पर बनेगा, तो एक्स गुणसूत्र पर बनता है। एक्स गुणसूत्र क्या है, तो ये गुणसूत्र जो है लिंग क्रोमेटीन है, यानी बार बॉडी क्या है, तो लिंग क्रोमेटीन होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, दैहिक कोशिका में बनेगा, किसके, फीमेल के, पुरुष में ये नहीं पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब एक्स गुणसूत्र किसमें, तो फीमेल में आपको निष्क्रिय हो जाता है, तो यह बार बॉडी का निर्माण करता है। तो बहुत अच्छा सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछता है। शुक्राणुओं में क्या होगा, शुक्राणुओं में 22 प्लस क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। पुरुष की दैहिक कोशिकाओं में क्या होता है, तो 22 प्लस एक्स होता है, लेकिन ये निष्क्रिय नहीं होगा, याद रखना, पुरुष तो होता ही नहीं है बार बॉडी में, कौन होगा, तो ये एक्स गुणसूत्र, हाँ, जब मादा में निष्क्रिय हो जाता है तो बार बॉडी बनाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं, इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है, तो पक्षियों और स्तनियों के बीच, ये देखिए गड़बड़ है, स्तनी नहीं, स्तनधारी नहीं, ठीक है, स्तनधारी नहीं, क्या होगा, सरीसृप, है ना, सरीसृप के बीच संयोजक कड़ी को आप क्या कहते हैं, आर्कियोपेट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपको क्या हुआ, तो कह रहा है कि प्रमाण के संयोजक हैं, जंतु विकास के प्रमाण के संयोजक हैं, है ना, गड़बड़ हो गया यहाँ पर। मछलियों और स्तनियों के बीच वेल, ये गड़बड़ बात है, मछलियों और स्तनियों के बीच में तो कुछ होगा ही नहीं, ये गड़बड़ है ना। वेल क्या हुआ, तो स्थल पर पहले जीव था और ये समुद्र में चला गया, तो क्या हुआ, आपको वेल का निर्माण किया, तो ध्यान में रखना है। आधुनिक मानव और पैकिंग मानव, आधुनिक मानव एवं पैकिंग मानव के बीच जावा मानव, गलत बात है। पैकिंग मानव और जावा मानव, पैकिंग मानव और जावा मानव दोनों क्या है, तो होमो इरेक्टस है, याद रखना, होमो इरेक्टस होता है, होमो इरेक्टस होता है, इरेक्टस है ना, इरेक्टस होता है, ये ध्यान में रखिएगा, तो होमो इरेक्टस होता है। तो ना तो ये सही है ना, पक्षियों और सरीसृप के बीच आर्कियोपेट्रिक्स होता है ना, मछलियों, ठीक है, मछलियों और ध्यान में रखिएगा, मछलियों और किसके बीच, तो स्तनधारी के बीच अगर कोई होगा तो क्या बोलते हैं, मछली और स्तनधारी के बीच, मछली और क्या, स्तनधारी के बीच जो संयोजक कड़ी होता है उसको आप क्या कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इसको आप कहते हैं लंग फिश, क्या कहते हैं, लंग फिश कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, लंग फिश तो है नहीं ऑप्शन में, है ना। और आधुनिक मानव और पैकिंग मानव में ऐसा कुछ होता नहीं संयोजक कड़ी, पैकिंग मानव और जावा मानव दोनों एक ही तरह का मानव है जिसको होमो इरेक्टस कहते हैं, और आधुनिक मानव होमो सेपियंस होता है, तो इसके बीच कोई संयोजक कड़ी नहीं है, इसीलिए आपको आंसर मरिएगा ई नंबर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, है ना, कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो जिब्रेलिन, याद रखना है, बौना को लंबा करता है, बौना को लंबा करता है, बौना को लंबा करता है, ये ठीक है, आपको पादप हार्मोन लंबा करता है, किसको, बौना को, है ना, ये पादप हार्मोन है। ऑक्सीन शीर्ष वृद्धि, ठीक है, शीर्ष वृद्धि करता है, पादप का प्रमुख हार्मोन है, शीर्ष वृद्धि करेगा और क्या करेगा, तो खरपतवार नाशी होता है, खरपतवार नाशी इसको बोलते हैं, खरपतवार नाशी होता है, और क्या होगा, शीर्ष वृद्धि करेगा, खरपतवार नाशी होगा, और ये गुरुत्वानुवर्ती गति या प्रकाशानुवर्ती गति करता है, गुरुत्वानुवर्ती गति करता है ना, प्रकाशानुवर्ती गति करता है, ये दोनों गति ये करता है, प्रकाशानुवर्ती गति करता है ना, इसमें सहायक होता है, खरपतवार नाशी होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। एक होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा इथिलीन, है ना, तो इतना आपको पादप हार्मोन होता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना, ध्यान में रखना है, सभी पादप हार्मोन हैं।
माइटोकोटाइलिडॉन संवहनी बंडलों में नहीं होता है, अच्छी बात है ना। मोनोकोटाइलिडॉन याद रखना है, मोनोकोटाइलिडॉन में संवहनी बंडलों में नहीं होता। कौन? कैम्बियम। कैम्बियम जनरली याद रखना है कि ये डायकोटाइलिडॉन्स का द्विबीजपत्री डायकोटाइलिडॉन्स में याद रखिएगा, डायकोटाइलिडॉन्स है ना, जिसको द्विबीजपत्री कहते हैं, है ना। डायकोटाइलिडॉन्स में द्वितीयक वृद्धि में सहायता करता है, द्वितीयक वृद्धि में सहायता करता है। और ये एक्चुअली होता क्या है? सहायता करता है, ये विभाज्योतक होता है, सहायता करता है। और ये क्या है? तो ये याद रखना है, द्वितीयक वृद्धि में सहायता करता है। ये एक्चुअली होता क्या है? तो यह जो है यह क्या है? ये विभाज्योतक है, ध्यान में रखिएगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, याद रखना है। और ये आपको आंसर यही होगा, है ना। मोनोकोटाइलिडॉन्स में संवहनी बंडल में आपको क्या होता है? तो इसमें याद रखिएगा समृद्ध आपको क्या हो जाएगा? तो समृद्ध संवहनी बंडल पाए जाएंगे, जो जाइलम और फ्लोएम के रूप में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, कैम्बियम आपको नहीं पाया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित, ठीक है, क्या है? तो जल संवहनी प्रणाली किसका अद्वितीय गुण है? तो याद रखना है कि यह इकोनोडर्मा है ना, इकाइनोडर्माटा है ना, इकाइनोडर्माटा का अद्वितीय गुण है। कौन? तो आपको जल संवहनीय प्रणाली इकाइनोडर्माटा का क्या है? तो डर्माटा का अद्वितीय गुण होता है। कौन? जल संवहन प्रणाली, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, अद्वितीय गुण होता है। किसका? तो आपको इकोनोडर्माटा का। और इकोनोडर्माटा में कौन कौन आता है? तो आपको पता होगा, समुद्री अर्चिन कहिए, या ठीक है तारा मछली कहिए, ये सब आता है इसमें। समुद्री अर्चिन, ठीक है, आपको खीरा, समुद्री खीरा भी कहते हैं, समुद्री खीरा आएगा। तारा फिश आएगा, यानी स्टार फिश आएगा। तो ये सब इसमें आएगा। ये देखिए पोरिफेरा में क्या होता है? तो नाल संवहन प्रणाली पाया जाता है, नाल संवहन प्रणाली पाया जाता है। यूनियो इसी में आता है, पोरिफेरा में, है ना। यूनियो संवहन प्रणाली, नाल संवहन प्रणाली इसमें पाया जाता है। और मोलस्का में तो पाया ही नहीं जाता भाई मेरे। तो ध्यान में रखना है कि जल संवहन प्रणाली किसमें केंद्रित होता है? तो इकाइनोडर्माटा का एक अद्वितीय गुण होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर पूछेगा यहां पर कि आपको, ठीक है, आपको पाइला या घोंघा, ठीक है, घोंघा, या आप कह सकते हैं ऑक्टोपस या सीप किसमें आता है? तो पाइला, याद रखिएगा, पाइला है ना, पाइला, घोंघा बोलते हैं इसको। या आप कह सकते हैं पाइला कह दीजिए, या ऑक्टोपस कह दीजिए, या सीप कह दीजिए। ये किस में आता है? तो ऑक्टोपस या सीप जो है, ऑक्टोपस या सीप जो है इसी श्रेणी में आता है। ठीक, किसमें? तो मोलस्का की श्रेणी में आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। नाल संवहन प्रणाली किसका, ठीक है, किसका अद्वितीय गुण होता है? तो पोरिफेरा का, है ना। मोलस्का में इस तरह का कोई संरचना नहीं पाया जाता है। इकोनोडर्माटा जो है यह गुण है किसका? तो ये है आपको जल संवहन प्रणाली इसमें पाया जाता है। इकोनोडर्माटा में मैंने बता ही दिया, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, तारा मछली, ये सब पाया जाता है। चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। ऐसे सफलता मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।